एपिसोड 280। एक बार जुवानवु महाद्वीप पर एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। साम्राज्य का संस्थापक सम्राट एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करता था। उन्होंने एक मजबूत महिला से शादी की और इस मजबूत महिला के परिवार का इस्तेमाल किया। उसने एक मजबूत भाई को पहचाना और अपनी रक्षा के लिए इस मजबूत भाई का इस्तेमाल किया। अंततः वह सफल हुआ, सम्राट बना और जुवानवु महाद्वीप को एकीकृत किया। हालांकि गद्दी पर बैठने के पहले दिन वह बाहर तो सुर्खियों में थे, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे से उन पर उस सशक्त महिला का नियंत्रण था। कठपुतली की तरह वह अपनी प्यारी औरत की रक्षा भी नहीं कर सका। वह औरत एक मानव सुअर में बदल गई और बुरी तरह मर गई, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। उसका राज्य उस स्त्री ने छीन लिया और उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं बचा, जब तक कि उनके वंशजों में एक सच्चा राजा प्रकट नहीं हुआ, जिसने दूसरों पर निर्भर नहीं रहा, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कई प्रतिस्पर्धियों को पराजित किया और सिंहासन पर बैठा। अंततः उन्होंने उस महिला के परिवार से अपना राज्य वापस ले लिया। उस समय से साम्राज्य वास्तव में उनका हो गया। हे वुक्सिंग को इस मामले के बारे में पता था। उसने लिंगजियाओ में एक हेगमोन की असली प्रतिभा देखी। इसमें कोई चालाकी और चतुराई नहीं है, कोई आत्मधार्मिक चिकनी चुपड़ी बात नहीं है। दूसरों पर निर्भर रहने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों के लिए सफल होना कठिन है। हालांकि एक बार वे सफल हो गए तो वे असली अधिपति बन जाएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस अपने मन की करो। हे वुक्सिंग मुस्कुराया। वह खुश कैसे न हो। उसका शिष्य कोई खलनायक नहीं है जो ताकतवर लोगों की चापलूसी करता है। यह उसके लिए बहुत राहत की बात है। लिंगजियो, लिन यांग और किंग लुवानहुआ ने अंततः ब्लैक फेरी पर्वत को छोड़ दिया और 8 परी पर्वतों के उच्च स्थान की ओर चल पड़े। यहाँ 8 परी पर्वतों का वास्तविक केंद्र है, ऊपरी 8 परी पर्वत। यहाँ 8 परी पर्वतों के 8 सबसे शक्तिशाली परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार शक्ति और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। लिंगजियो और अन्य तीनों ने डाक कबीले के प्रवेश द्वार पर हिये वगुआन को देखा। हिये वगुआन ने कुछ नहीं कहा और यह स्पष्ट था कि उसे हिये वुक्सिंग से लिंगजियो का उत्तर मिल गया था। वह उसे अपने दत्तक पिता के रूप में नहीं पहचान पाया। इससे हिये वगुआन कुछ हद तक नाखुश हो गया। इतने सारे लोग उसे अपने पिता के रूप में पहचानना चाहते थे, लेकिन वह सहमत नहीं था। लिंगजियाओ ने मना करने की हिम्मत कैसे की? उसने इस बच्चे से बदला लेने की योजना बनाई। बदला लेने का तरीका यह था कि इस बच्चे को निराश कर दिया जाए। अंततः वह उससे अपने दत्तक पुत्र बनने की विनती करने आया। डाक कबीले में कबीले के नेता को छोड़कर वह सबसे शक्तिशाली था। उसके लिए कुछ भी करना आसान था। लिंगजियो निश्चित रूप से नहीं जानता था कि ये वुगुआन क्या सोच रहा था। उसे बस यही महसूस हुआ कि ये वुगुआन का मूड खराब था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह डाक कबीले में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने आया था, किसी का पक्ष लेने नहीं। 8 प्रमुख परिवार आंतरिक और बाहरी कुलों में विभाजित हैं। नौकर और दास सभी बाहरी कुलों से हैं। आंतरिक समूह को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना है। शायद जानबूझकर लिंगजियो को उकसाने के लिए डाक कबीले के परिसर से गुजरते समय ये वुगुआन ने व्यस्त बाहरी कबीले के शिष्यों की ओर इशारा किया और कहा, ये बाहरी कबीले के शिष्य ऊपरी 8 अमर पर्वत के भी शिष्य हैं। निचले 8 अमर पर्वत के शिष्यों की नज़र में वे बस श्रेष्ठ हैं। हालांकि आंतरिक जनजाति का गुलाम बनना आसान नहीं है। ये वगुआन लिंगजियाओ के चेहरे पर पछतावे का भाव देखना चाहता था। दुर्भाग्यवश वह इसे नहीं देख सका। लिंगजियो की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। लिंगजियाओ के विचार में तथाकथित आंतरिक जनजाति सिर्फ ऐसे लोगों का समूह था जिनका जीवन अच्छा था, लेकिन वे खाना पीना और कड़ी मेहनत करना नहीं जानते थे। यद्यपि इन लोगों के पास अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय था, परंतु वास्तव में उन्होंने अपना अधिकांश समय आनंद और मौज मस्ती में बिताया। उनका वास्तविक अभ्यास समय बाहरी जनजाति के जितना नहीं हो सकता है। इसके अलावा बिना निखार के कोई व्यक्ति प्रतिभावान कैसे बन सकता है? हर दिन आरामदायक वातावरण में रहना जल्द ही या बाद में खराब हो जाएगा। वह ऐसा नहीं बनना चाहता था। यद्यपि आंतरिक जनजाति अच्छी थी, बाहरी जनजाति भी बुरी नहीं थी। आंतरिक जनजाति को आसानी से कुछ मार्शल आर्ट और संसाधन मिल सकते थे, लेकिन बाहरी जनजाति भी अपने प्रयासों से वही चीजें प्राप्त कर सकती थी जो पर्याप्त था। हम बच्चे, देर सबेर तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये देखकर कि लिंगजियो हिल नहीं रहा था, हे वगुआन ऊब गया और वह केवल लिंगजियो को आगे बढ़ने के लिए ले जा सकता था।
सबसे पहले वे आंतरिक कबीले के निवास पर पहुंचे। ये स्थान पहाड़ों और नदियों से भरा हुआ है तथा यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्रत्येक आंतरिक कबीले के शिष्य का अपना अलग प्रांगण होता है और उसकी सेवा करने के लिए विदेशी कबीले के शिष्य भी होते हैं। फिर वे विदेशी कबीले के निवास पर गए। हालांकि यह जगह बुरी नहीं है, हर किसी के पास अपनी स्वतंत्र झोपड़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक झोपड़ी है। झोपड़ी की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है और सेवा करने वाला कोई नहीं है। ये वगुआंग ने फिर कहा, अब आप समझ गए होंगे, आंतरिक कबीले की स्थिति विदेशी कबीले की तुलना में बहुत बेहतर है। उसने यह बात लिंग जियाओ से कही। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, बुजुर्ग ने जो कहा वह सही है, लेकिन हम यहाँ अभ्यास करने आए हैं, आनंद लेने नहीं। चून की निवास की व्यवस्था हो चुकी है, तो क्यों न जल्द से जल्द समारोह आयोजित किया जाए। अच्छा लड़का, तुम सचमुच अद्भुत हो, तुम्हें कोई लालच नहीं है। हे वगुआंग ने लिंगजियो की थोड़ी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी बदला लेने की योजना नहीं रोकी। उसे लिंग जियाओ को अपने सामने सिर झुकाने के लिए पहल करनी चाहिए। यह एक बुजुर्ग और अंधेरे कबीले के दूसरे गुरु का आत्मसम्मान है। बच्चे, मैंने सुना है कि तुम्हारा लिन रुक्सियन के साथ कुछ संबंध है। जितनी जल्दी हो सके इसे काट दो, अन्यथा ये भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आवास की व्यवस्था हो जाने के बाद अगला चरण दीक्षा समारोह था। भले ही वे अन्य जनजातियों से हों, वे डाक जनजाति से संबंधित होंगे और उन्हें डाक जनजाति के कुलपति और 4 महान बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। 4 महान बुजुर्गों में से एक, निस्संदेह, प्रकाश के बिना अंधेरी रात थी। वहां 3 अन्य लोग भी थे, जो सभी मास्टर थे। इस समय कुलपिता और 4 महान बुजुर्ग सभी डाक ट्राइब की स्वर्ग की वेदी पर थे। जब भी कोई जनजाति में शामिल होता था, तो ऐसा समारोह आयोजित किया जाता था। आखिरकार पुनर्जन्म होने में 8 वर्ष लगते हैं और 8 वर्षों में केवल 3 शिष्य ही जुड़ेंगे। रास्ते में अंधेरी रात बिना रोशनी के अचानक कुछ कहा। लिंगजियो थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने कहा, डीकन रुक्सियन मेरा उपकारकर्ता और मेरा दोस्त है। मेरे लिए उससे संबंध तोड़ना असंभव है। हे वगुआंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि तुम मेरे दत्तक पुत्र हो तो ये कहना ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हालांकि आप मुझे अपना दत्तक पिता मानने से इनकार करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमारे डाक कबीले के नेता का बच्चा एनफाइटिन लिन रुक्सियन को बहुत पसंद करता है। इसके अलावा लिन रुक्सियन को स्नैक कबीले द्वारा अगले नेता के उम्मीदवारों में से एक के रूप में माना गया है। इसलिए हम कबीले के नेता अन ये जिंग भी इस मामले को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपका लिन रुक्सियन के साथ कोई अस्पष्ट संबंध है, तो आप न केवल एनफिटियन को नाराज करेंगे, बल्कि कबीले के नेता अन ये जिंग को भी नाराज करेंगे। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं कि अगर दूसरे मुझे नाराज नहीं करते तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर आपके अन कबीले में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। लिंगजियो ने ये वो गुआन को ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक दूसरे का सम्मान कर सकता है और एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता है, अन्यथा इन कबीले में शांति नहीं रहेगी। अच्छा बच्चे, तुमने ऐसा कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें सीधे नष्ट कर दूंगा? ये वो गुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नष्ट कर दोगे? तुम अभी यह कर सकते हो, लेकिन यद्यपि तुम शक्तिशाली हो, फिर भी मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लिंगजियो ने शांति से कहा, अगर कोई भरोसा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता हूँ? भरोसा करना। ये वगुआन को नहीं पता था कि लिंगजियो किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसे अचानक ये वुक्सिंग का ख्याल आया। हे वुक्सिंग ने जो ताकत पहले दिखाई थी, उसने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया था। शा टोंगटियन को गंभीर रूप से घायल करने में उसे केवल 3 चालें लगी, जो वह स्वयं भी नहीं कर सका। हे, अगर एन यक्सिंग तुम्हें मारना चाहता, तो हे वुक्सिंग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। तुम उससे अपनी रक्षा की उम्मीद करना गलत कर रही हो। हे वगुआंग हंसा। लिंग जियाओ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। बेशक उनका भरोसा ये वुक्सिंग पर नहीं था, लेकिन युआन जून, शेन डियान और डाइनू जिक्सियन पर्वत के स्वामी की हत्या करने के बाद उसने डाइनू की अकल्पनीय क्षमता की खोज की। लेकिन हर बार जब डाइनू अपनी शक्ति का उपयोग करती थी, तो उसे बहुत सारे आत्मिक पत्थरों का उपभोग करना पड़ता था। उन्हें लाखों निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर मिले, और यह अनुमान लगाया जाता है कि उनमें से अधिकांश को डाइनू के साथ युद्ध में नष्ट करना पड़ा। लेकिन फिर भी
डाइनो अभी भी उनके तुरुप के पत्तों में से एक है और बहुत उपयोगी है। उसे और अधिक आत्मिक पत्थर प्राप्त करने की आवश्यकता है। युवानजुन और शेंडियन भी हैं। जब तक उसके पास पर्याप्त आत्मा रत्न या अन्य आत्मा खजाने हैं, वे उसकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये वे चीजें हैं जिन पर वह वास्तव में भरोसा करता है। आखिरकार, हे वुक्सिंग डाक कबीले का सदस्य है। ये कहना मुश्किल है कि उसे महत्वपूर्ण क्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। हालांकि, वह हे वगुआन को यह नहीं बताएगा कि उसके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है। ट्रम्प कार्ड इसलिए है क्योंकि यह गुप्त है। लिंग जियो को न बोलते देख हे वगुआन थोड़ा गर्वित हुआ और मुस्कुराया और कहा, लड़के, स्पष्ट रूप से सोचो। समारोह समाप्त होने से पहले तुम्हारे पास अभी भी पछताने का मौका है। बोलने के बाद वह आगे चलने लगा। डार्क क्लान हेवन वेदी डार्क क्लान की मार्शल आत्मा के आकार में स्थापित एक वेदी है। ये काली परछाइयों के एक समूह जैसा दिखता है। काली परछाइयों का एक समूह जो देखने में साधारण लगता है लेकिन उसमें भयानक शक्ति निहित होती है। स्वर्ग वेदी के सामने स्वर्ग हॉल है। स्वर्ग भवन में इस समय बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने उस दिन सभी आकलन लाइव प्रसारण के माध्यम से देखे थे। विशेष रूप से पिछले कुछ द्वंद्वों में लिंग जियो ने अपनी शक्तिशाली ताकत और अजीब रहस्यों से सभी को चौंका दिया। डाक कबीले के नेता एनएक्सिंग स्वाभाविक रूप से इस आकलन पर ध्यान दे रहे थे क्योंकि इस वर्ष ऊपरी अमर पर्वत के लिए चयन डाक कबीले की जिम्मेदारी है। इसलिए अन्य 7 प्रमुख परिवारों के लोगों को छोड़कर जो कोई भी ऊपरी अमर पर्वत में प्रवेश कर सकता है वह डाक कबीले में शामिल हो जाएगा। भले ही अन्य लोग परवाह न करें, वह स्वाभाविक रूप से परवाह करेगा। डाक कबीले में सबसे शक्तिशाली कबीले के नेता और 4 बुजुर्ग हैं। उनमें से प्रत्येक यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। इसके अलावा 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो यिन यांग क्षेत्र में नरक के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जो लोग इस स्वर्ग बलिदान हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं, उनका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 5वें स्तर के अंतिम चरण से ऊपर है। यदि आप प्रथम स्तर के योद्धा नहीं हैं, तो आपके पास ये योग्यता नहीं है। जुवानवु महाद्वीप में जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही आप पाएंगे कि मुख्य पदों पर बैठे लोग मूल रूप से प्रथम स्तर के योद्धा हैं। साधारण योद्धाओं के लिए इन प्रथम स्तर के योद्धाओं के खिलाफ लड़ना वास्तव में कठिन है, विशेषकर संसार के जितना करीब उतना ही अधिक। लिंग जियो, लिन यांग और किंग लुवान हुआ ने हॉल में हे ये वुगुआन का अनुसरण किया। उन्होंने पाया कि सीटें भी बहुत विशेष थीं। मुख्य सीट पर बैठा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस पीढ़ी के डाक कबीले का नेता एन ये जिंग था। आन ये जिंग के बाल अजीब काले थे जिनमें भयानक शक्तियां छिपी हुई थीं। वह केवल 30 साल का लग रहा था, लेकिन लिंग जियाओ जानता था कि पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने से पहले यह आदमी शायद 100 साल से अधिक उम्र का था। वास्तव में ऐसे योद्धा बहुत कम हैं जो 20 वर्ष की आयु से पहले पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। संपूर्ण व्हाइट टाइगर महाद्वीप में केवल कुछ ही लोग हैं। जुवानवु महाद्वीप में इनकी संख्या और भी हो सकती है, लेकिन वे दुर्लभ हैं। एन ये जिंग के बाईं और दाईं ओर 2 सीटें हैं जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह स्वाभाविक रूप से चारों बुजुर्गों का काम है। 3 सीटें पहले से ही भरी हुई हैं और शेष एक सीट ही ये वुगुआन की होगी। आगे चलकर सीटें मूलतः परिवार की संख्या और स्थिति के अनुसार आवंटित की गईं। एक फीतियन दरवाजे के सबसे पास बैठा था। यद्यपि वह युवा मुखिया थे और उन्हें इसमें शामिल होने का विशेषाधिकार प्राप्त था, फिर भी वह दूसरों से ऊपर बैठने के योग्य नहीं थे जब तक उसकी ताकत उन लोगों से अधिक न हो जाए। बेशक लिंग जियो एन फाइटियन को नहीं जानता था, लेकिन दूसरे पक्ष की स्पष्ट रूप से अमित्र आंखों से वह कुछ सुराग देख सकता था। हे ये वो गुआंग ने झूठ नहीं बोला। इस बच्चे को वास्तव में उससे शिकायत थी। चाहे तुम युवा हो या नहीं, अगर तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने अपने दिल में सूंघते हुए एन फीतियन को नहीं देखा बल्कि आगे देखा। हे ये वो गुआन कुलपति और 4 बुजुर्गों का परिचय दे रहे थे। सुनो, 3 छोटे बच्चों, यह अन कबीले के मुखिया अन ये जिंग हैं और उनके दाहिनी ओर बैठे पहले व्यक्ति एल्डरन हुआ हैं। कुलपति से मिलिए, एल्डरन हुआ से मिलिए। लिंग जियाओ और अन्य 3 ने एक ही समय में सिर झुकाया, लेकिन अनहुआ बहुत घमंडी लग रही थी और उसने उनकी बिल्कुल भी उपेक्षा की। अनहुआ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल 30 वर्ष की थी, लेकिन लिंग शियाओ की ताइजी आंखों से पता चला कि वह एक बूढ़ी चुड़ैल थी जो लगभग 100 वर्षों से जीवित थी। वह बूढ़ी डायन चिलियन से बहुत बड़ी थी।
यह महिला उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करती थी, इसलिए उसने चुपके से कुछ शब्द कहे। दाईं ओर दूसरा व्यक्ति एनकाई बुजुर्ग है। मैं एनकाई के दिग्गज से मिला हूँ। एनकाई नामक ये व्यक्ति एक युवा व्यक्ति की वीर भावना को दर्शाता है। वह अन्य दो की तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन अनुमान है कि पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले उसकी उम्र 70 या 80 वर्ष होगी। एनकाई और एनहुआ का रवैया अलग अलग था, यहाँ तक कि जब वे उन 3 लोगों का सामना कर रहे थे जो अभी एन कबीले में शामिल हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और बहुत विनम्र रवैया अपनाया। बाईं ओर पहला व्यक्ति ब्लैक नाइट का अनुभवी सैनिक है, जो मेरा सबसे बड़ा भाई भी है। हे वुगुआंग ने फिर से परिचय कराया। मैंने अंधेरी रात के अनंत बुजुर्गों को देखा है। उन तीनों ने फिर कहा, आप तीनों बहुत अच्छे हैं, कृपया भविष्य में और अधिक मेहनत करें। ये देखा जा सकता है कि ये वुलियान का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत सहज है, और वह हमेशा अपने हाथ में एक वाइन लॉकी रखता है। इससे लिंगजियो को वाइन डेमन तलवार की याद आ गई जिसने अतीत में उसकी बहुत मदद की थी। मुझे नहीं पता कि वाइन डेमन तलवार के साथ अब क्या हो रहा है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, बड़े साहब। ठीक है, आप तीनों पहले अपना परिचय दें। ये वगुआंग अपनी सीट पर बैठ गए और बोले, हालांकि सभी ने आपके नाम सुने होंगे, लेकिन यह अधिक औपचारिक है। इसके बाद लिंगजियो और अन्य तीनों ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। हर कोई इस तरह की चीजों से परिचित था। लिंगजियो एक पुनर्जन्म योद्धा था, जैसा कि किंगलुआन हुआ था, और लिन यांग ने गुप्त रूप से कई बार प्रशिक्षण का अभ्यास किया था। कुल मिलाकर रवैये की दृष्टि से उन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। लड़के, क्या तुम लिंगजियाओ हो? तुम व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे नहीं दिखते, लेकिन तुम बक्सियन पर्वत में नंबर 1 प्रतिभाशाली डेजर्ट क्लाउड को हराने में सक्षम थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने कुछ अन्य साधनों का उपयोग किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाक कबीले में शामिल होने के बाद आपको बेहतर व्यवहार करना चाहिए। हम डाक कबीले 8 अमर पर्वत पर नहीं जा रहे हैं। यदि आप कुछ भी बेतरतीब करते हैं, तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। जो बोला वह डार्क फ्लावर का अनुभवी व्यक्ति था। यह अनहुआ बुजुर्ग न केवल घमंडी था, बल्कि लिंगजियो के बारे में भी उसकी कुछ राय थी। इससे लिंगजियाओ उलझन में पड़ गया। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। वह इस बूढ़ी चुड़ैल को कैसे नाराज कर सकता था? ये वुगुआंग ने ये सुना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि लिंगजियाओ के गुस्से के कारण जब उसे यह बताया गया तो उसके लिए जवाब न देना असंभव था। शायद आज एक अच्छा शो होगा। जैसी कि उम्मीद थी, लिंगजियो सीधे खड़ा हुआ, अनहुआ को प्रणाम किया और कहा, क्या अनहुआ के बुजुर्ग की मेरे बारे में कोई राय है? अन्यथा मैंने शामोयू को इतने सारे लोगों के सामने खुले तौर पर और बिना धोखा दिए हराया था। जब बात आपके सामने आती है तो यह अलग क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले भी अनहुआ के बुजुर्ग को नाराज किया हो? अगर यह सच है, बड़े, तो आप इसे क्यों नहीं कहते? अगर यह समझ में आता है, तो मैं इसे बदल दूंगा। ये शब्द न तो नम्र थे, न ही अहंकारी, और इनमें कोई आवेग भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सुना है कि तुम साहसी और लापरवाह हो। अब तुम मुझसे विरोधाभास करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ये वुजिंग तुम्हें खुश रखेगी, तो मैं भी तुम्हें खुश रखूंगी? अनहुआ ने मेज जोर से पटक दी और खड़े होकर कहा, आज मैं तुम्हें नियम सिखाता हूँ। बहन अनहुआ, आपको बैठ जाना चाहिए। क्या आपके लिए एक ऐसे शिष्य को पढ़ाना उचित है जिसने अभी अभी ऊपरी 8 अमर पर्वत पर कदम रखा है? क्या आपको डर नहीं लगता कि दूसरे कहेंगे कि आप अपनी उम्र का फायदा उठा रही हैं? ये वुगुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी राय में अगर आप उसे इंसान होने के नियम सिखाना चाहते हैं, तो ये भी आसान है। यहाँ उनकी पीढ़ी के लोग हैं, उनमें से कोई भी उसे बता सकता है कि वह कितना शक्तिशाली है ना? वह नहीं चाहता था कि लिंगजियाओ मर जाए। अगर अनहुआ ने कोई कार्रवाई की, तो लिंगजियाओ निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन वह लिंगजियो को भीख मांगने के लिए मजबूर करना चाहता था, इसलिए उसे लिंगजियो को थोड़ा कष्ट सहना पड़ा। फिर सबसे अच्छा तरीका कि डाक कबीले के ऊपरी 8 अमर पर्वत के शिष्यों को लिंगजियो से निपटने दिया जाए, ताकि लिंगजियो ऊपरी 8 अमर पर्वत और निचले 8 अमर पर्वत के विशाल लाभों को जान सके। फिर सबक सिखाने के बाद वे स्वाभाविक रूप से मदद के लिए उसके पास आएंगे। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह लिंगजियो को अपना दत्तक पुत्र बना ले? ये वगुआंग सही कह रही है, बहन। एक बुजुर्ग के रूप में लिंगजियो ने कोई बड़ी गलती नहीं की, इसलिए इसे स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, फीतियन, तुम अपनी चाची अनहुआ के लिए ऐसा कर सकते हो।
एलियक्सिन के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह न्याय की रक्षा कर रहे हों। लेकिन लिंग शियाओ के लिए ये स्पष्ट रूप से उसके प्यारे बेटे के लिए लिंग शियाओ को सबक सिखाने का एक अवसर था। जब पिताजी ने कहा है तो मुझे करने दो, चिंता मत करो चाची, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। लिन रुक्सियन के मामले के कारण एन फाइटियन लंबे समय से लिंग जियो को नापसंद करता था और आज एक सही मौका था। वह लिंग जियो को सबक सिखाना चाहता था और लिंग जियो को बताना चाहता था कि वह एनफीटियन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। लिंग जियो को फिर कभी किसी महिला को उससे छीनने की हिम्मत न करने दें। आराम से काम लो, उसे नियम समझने दो, उसे पीट पीट कर मार मत डालो। हे वगुआंग ने हल्के से कहा। उनके शब्द एक चेतावनी थे और साथ ही लिंग जियो के लिए अवमानना भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि लिंग जियो के पास एनफीटियन के सामने कोई मौका नहीं था। चिंता मत करो एल्डर वुगुआंग, मैं तुम्हें ये चेहरा दूंगा। जब तक वह मेरी चाल को समझ सकता है मैं उसे जाने दूंगा। बेशक मैं इस कदम के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि 50% ताकत का इस्तेमाल करूंगा। एनफीटियन ने भी लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया। ऊपरी 8 अमर पर्वत के आंतरिक शिष्यों की नज़र में निचले 8 अमर पर्वत कचरे का एक ढेर है। यहाँ तक कि निचले 8 अमर पर्वत के प्रतिभाशाली लोग भी बेकार हैं। लिंग जियो, क्या तुम इस युवा मास्टर से यह कदम उठाने की हिम्मत रखते हो? एनफीटियन खड़ा हुआ और उसने लिंग जियाओ की ओर अपनी उंगली उठाई। बॉस, अपनी कमजोरी स्वीकार करो। वह बच्चा स्पष्ट रूप से आपको पीटने का अवसर चाहता है। लिन यांग ने धीमी आवाज में कहा, आप इसे देख सकते हैं, क्या मैं इसे नहीं देख सकता? लेकिन मुझे हराना चाहते हो अपनी 50% ताकत के साथ, वह पर्याप्त योग्य नहीं है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। ये लोग उसे चेतावनी देना चाहते थे, उसे डराना चाहते थे और भविष्य में डाक कबीले के आज्ञाकारी सेवक बनना चाहते थे। लेकिन वह इन लोगों को चेतावनी भी देना चाहते थे। तो फिर उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो 8 अमर पर्वत पर गए थे? वे इसलिए मजबूत थे क्योंकि वे उनसे अधिक प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले शुरुआत की थी और उनके पास अधिक संसाधन थे। वह किससे डरता था? वह खड़ा हुआ और एनफाइटियन की ओर देखते हुए बोला, युवा कुलपति के अनुरोध को न मानने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन निष्पक्षता के लिए आप मुझ पर हमला क्यों नहीं करते और मैं आप पर हमला करूंगा? हाँ, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो। ठीक है, मैं जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस युवा मास्टर द्वारा हमला किए जाने के बाद भी तुम में हमला करने की क्षमता है? एनफीटियन हंसा। इस बारे में चिंता मत करो युवा कुलपति, चूंकि तुम सहमत हो गए हो तो बस हमला करो। लिंग जियो के बोलने के बाद वह सीधे स्टील आर्मरबुल डेमन मार्शल सोल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश कर गया और उसी समय एडवांस्ड लाइटनिंग बैटल बॉडी और एडवांस्ड लावा बैटल बॉडी की शक्ति को जारी किया और गुप्त रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की शक्ति को जुवानजी के शरीर को मजबूत करने के लिए प्रसारित किया। हालांकि उन्होंने यह बात आसानी से कह दी, लेकिन एनफीटियन की ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसका वह आसानी से सामना कर सके। इस बार उसे सावधान रहना होगा। ठीक है, तुम में व्यक्तित्व है तो मैं आऊंगा। एक फीटियन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक काली लंबी तलवार दिखाई दी और फिर लंबी तलवार पर ठंडी शक्ति लगातार संघनित होने लगी। जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट डार्क नाइट मैथ स्वॉर्ड फर्स्ट स्टाइल नाइट अटैक। शांग बक्सियन पर्वत का शिष्य शांग बक्सियन पर्वत का शिष्य है। ये चाल एक जेड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है और इसकी परिपक्वता से देखते हुए इसे पूर्णता के लिए खेती की गई है। इसकी तुलना जिक्सियन पर्वत के स्वामी से की जा सकती है और यह शक्ति जिक्सियन पर्वत के स्वामी के हमले से कम नहीं है। अरे नहीं, ये हमला बहुत शक्तिशाली है। बॉस इसे कैसे रोक सकता है? भले ही वह मर न जाए, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। क्या ये युवा कबीले का नेता बहुत क्रूर नहीं है? लिन यांग भी दूरदर्शी व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह पहचानता है कि एनफीटियन का हमला कितना शक्तिशाली है। मुझे डर है कि यह अधिक खतरनाक हो सकता है। अफसोस, अगर वह डार्क नाइट एल्डर का दत्तक पुत्र बनने के लिए सहमत हो गया होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किंगलू अनहुआ ने भी आह भरी। इस स्थिति में वह और लिन यांग लिंग जियो की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है, दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। लिंग जियाओ इस समय तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसका विरोध करना बहुत कठिन होगा। लेकिन लिंग जियो का इसका विरोध करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था।
ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्देश्य किसी चाल को रोकना है, इसलिए बचाव के बजाय आक्रमण करना स्वाभाविक है। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और हॉल में मौजूद लोगों ने पहले ही इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है। मूल्यांकन के दौरान लिंगजियो ने रेगिस्तानी बादल से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय जैक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि वह इस बार भी इसका इस्तेमाल करेगा। ये बेकार है। आपने देखा है कि एन्फीथियन कबीले का युवा नेता कितना चतुर है। एक बार देखी गई गुप्त तकनीक या मार्शल आर्ट का उपयोग करना व्यर्थ है। जब तक वह अन्य उच्च स्तरीय जैक गुप्त तकनीकों या मार्शल आर्ट को नहीं जानता, वह मुसीबत में रहेगा। एन्फाइटियन के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए लिंगजियो अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह देख सकता था कि एन्फीथियन वास्तव में उसे मारना चाहता था। ये कदम अत्यंत क्रूर था, लेकिन सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी अधिक आश्वस्त था और उसने अपनी शक्ति का केवल 50% उपयोग किया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच खेती में अंतर काफी बड़ा था, लिंगजियो को अभी भी विश्वास था कि वह इसे रोक सकता है। जब एन्फाइटियन के डार्क नाइट मैड नाइफ ने हमला किया तो पूरा स्वर्ग बलिदान हॉल काली हवा से भर गया। ये भयानक एवं भयावह था। एन्फीथियन बहुत आश्वस्त था। उसका मानना था कि इस चाल से भले ही वह लिंगजियाओ को मार न सके, फिर भी वह लिंगजियाओ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। ताकि यह बच्चा हमेशा एक सबक याद रखे, वही कि अपनी औरत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। हॉल में सभी ने सोचा कि लिंगजियो इस चाकू को रोक नहीं सकता। ये वो गुआंग लोगों को बचाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि वह सिर्फ लिंगजियो को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लिंगजियो मर जाए। हालांकि जब हर कोई निराशावादी था, लिंगजियो ने अचानक भारी तलवार निकाली। वह बैंगनी हवा से घिरा हुआ था, बिल्कुल बैंगनी बादलों में तलवार परी की तरह, एक सपने की तरह। तलवार बाहर, बैंगनी हवा पूर्व से आती है और तलवार पश्चिम की ओर लौटती है। शक्तिशाली बैंगनी बादल एक विशाल भारी तलवार में बदल गए और एन्फीथियन पर वार किया। लिंगजियो को लगा कि चूंकि वह इसे रोक नहीं सकता, इसलिए वह बचाव करने के बजाय हमला करेगा। जब तक वह एन्फीथियन द्वारा मारा नहीं जाता, तब तक वह पर्याप्त होगा। इतना ही वगुआंग ने अचानक आश्चर्य का भाव दिखाया, लेकिन एक पल के बाद वह हंसा। ये बच्चा वास्तव में प्रभावशाली है। जिक्सियन पर्वत के स्वामी की अभी मृत्यु हुई है और उसने वास्तव में बूढ़े आदमी की तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस बच्चे ने उच्च स्तरीय जेड तलवार तकनीक बैंगनी की हुई पूर्व की ओर तलवार कैसे सीखी। अनहुआ ने भी भौहें सिकुड़ी। शक्तिशाली बैंगनी की हुई विशाल तलवार ने वास्तव में एन्फाइटियन के हमले को अवरुद्ध कर दिया। इससे एन्फीथियन को बहुत बुरा लगा। एनिएक्सिंग का चेहरा भी अच्छा नहीं था। दूसरे पक्ष को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन निचले 8 अमर पर्वत के एकमात्र शिष्य द्वारा अवरुद्ध होने के कारण अगर यह बाहर निकलता है तो ये लोगों को हंसाएगा। नहीं, मुझे रोका नहीं जा सकता। एक फाइटियन ने तुरंत अपनी 50% शक्ति को 80% तक बढ़ा लिया और उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। लिंगशियाओ की बैंगनी बादल जैसी विशाल तलवार भी तुरंत नष्ट हो गई। तभी एक आकृति उड़कर स्वर्ग बलिदान हॉल की दीवार पर जोर से गिरी। तुम इसके लायक हो। एन्फाइटियन को पता था कि वह गलत था, लेकिन उसे शर्म नहीं आई। उसने कहा था कि वह अपनी 50% ताकत का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह गलत है। कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह गलत था। आखिरकार यहाँ सभी लोग आन कबीले के आंतरिक कबीले से थे। युवा कबीले के नेता, आप भरोसेमंद नहीं हैं। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा सोचा, कोई ऐसा व्यक्ति जो न तो जीना जानता था और न ही मरना, उठ खड़ा हुआ। ये लिन यांग था। यदि बॉस को हरा दिया गया तो ये कहने को कुछ नहीं होगा कि वह सचमुच हारा है या नहीं, लेकिन सबके सामने यह एन्फाइटियन बेशर्म था और अपनी बात नहीं रखता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से यह कहना पड़ा। ये सही है, आपने कहा था कि आप अपनी शक्ति का 50% उपयोग करेंगे, लेकिन अंत में आपने अपनी शक्ति का 80% उपयोग किया। तो युवा कबीले नेता के शब्द सिर्फ फौट की तरह हैं। किंगलू अनहुआ भी नाराज था। हालांकि वह दूसरों की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन लिंगजियो ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं बोल सकती थी। युद्ध के मैदान में इन भोले भाले वादों पर कौन विश्वास करेगा? एन्फाइटियन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। और क्या? इस युवा मास्टर ने कहा कि उसने अपनी 50% ताकत का उपयोग किया, इसलिए उसने अपनी 50% ताकत का उपयोग किया। आपके पास ये कहने के लिए क्या सबूत है कि इस युवा मास्टर ने नियमों का उल्लंघन किया?
यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है, ये स्वर्गीय बलिदान हॉल है। डाक कबीले के पूर्वजों का सामना करते हुए आपको ऐसा कहने की हिम्मत है? ये डाक कबीले के लिए शर्म की बात है। लिन यांग चिल्लाया। अगर बॉस को कोई समस्या है तो मैं, लिन यांग और आपका डाक कबीला कभी नहीं रुकेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एनफीतियन लिन यांग को यहाँ कैसे दोषी ठहरा सकता था? वैसे भी लिंग जियाओ को हरा दिया गया है। भले ही लिन यांग को अगले में मार दिया जाए, मुझे विश्वास है कि कोई समस्या नहीं होगी। उसका चेहरा चमक उठा और भयानक काला लंबा चाकू लिन यांग पर वार करने लगा। हालांकि उसी समय पीछे से एक तलवार निकली और उसके फेफड़े में जा लगी। यद्यपि उन्होंने बचने की पूरी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से बच पाए, फिर भी वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कौन? आन हुआ उछल पड़ी, काली छाया को पीछे धकेल दिया और आन फीतियन को गले लगा लिया। दर्द हो रहा है आंटी, एक फीतियन दर्द से चिल्लाया। मैंने ही उसे चोट पहुंचाई। लिंग जियाओ की आकृति अंधेरे में उभरी। छाया के रहस्यों की अपनी समझ के संदर्भ में उसे विश्वास था कि वह डाक कबीले में किसी से भी बेहतर था। एक फाइटियन ने अपना वादा तोड़ दिया और अचानक अपनी 80% ताकत के साथ बाहर निकल गया। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएगा। अतः महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने भ्रम पैदा करने के लिए छाया के रहस्य में छाया के पुत्र का उपयोग किया। मूलतः उन्होंने इस हमले से बचने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एनफीतियन लिन यांग को निशाना बनाएगा। उसने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि वह उसकी ओर आ रहा है, इसलिए उसने बहुत आसानी से उस आदमी पर हमला कर दिया। बेशक ये स्वीकार करना होगा कि एनफीतियन की प्रतिक्रिया वास्तव में तेज थी। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो उसका छिपकर किया गया हमला निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की जान ले लेता, लेकिन एनफाइटियन महत्वपूर्ण हमलों से बचने में सक्षम था, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। जहां तक एनफाइटियन को चोट पहुंचाने की बात है तो यह वास्तव में भाग्यशाली था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यह आदमी वाकई बहुत ताकतवर है। अगर लिंग जियो उसके हमले से नहीं बचता तो शायद उसकी मौत बहुत बुरी तरह से हो जाएगी। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। अनहुआ ने अचानक हमला किया और वह लिंग जियो को मारने ही वाला था, लेकिन लिंग जियो भी भागने के लिए तैयार था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आन कबीले में आने के बाद उसने कुछ भी नहीं सीखा होगा। जब उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो उसे अच्छा कैसे लग सकता था? बूढ़ी चुड़ैल, तुम मुझे शुरू से ही नापसंद करती रही हो। तुम क्या कह रही हो? ये तुम ही थी जिसने मेरे और एनफाइटियन के बीच द्वंद्वयुद्ध के लिए सहमति दी थी, और यह वह लड़का भी था जिसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चाल पर सहमति व्यक्त की थी। अब उसे मैंने चाकू मारा है, वह इसी लायक था। चूंकि लिंग जियो ने उनके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह इन लोगों को कोई सम्मान नहीं देगा। क्या आप छिपकर हमला करने में न्याय संगत हैं? अनहुआ ने गुस्से से कहा। यह एक मजाक है। युद्ध के मैदान में छिपकर हमला करने जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम बहुत भोले हो। उन्होंने उपस्थित लोगों को ये शब्द वापस सुनाए। एनफीतियन ने भी अभी अभी उसके बारे में यही बात कही थी। हालांकि कारण अलग अलग थे, लेकिन अर्थ एक ही था। उसने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। अच्छा लड़का, मुझे देखने दो कि तुम कितने साहसी हो। एनहुआ लिंग जियो से बकवास बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने लिंग जियो को अपने बड़े काले हाथों से ढक दिया, जो आकाश को ढक रहे थे, और उसका इरादा लिंग जियो को मौके पर ही मार डालने का था। टकराना। जो काले फूल ऊपर से उड़े थे वे फिर से वापस उड़ गए। वे वैसे ही वापस उड़ गए जैसे वे उड़कर गए थे। लिंग जियो के सामने एक व्यक्ति खड़ा था। ये व्यक्ति प्रकाश रहित अंधेरी रात जैसा दिखता है। पर्वत मास्टर। लिंग जियो ने आश्चर्य से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और वह बहुत खुश हुआ। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि अदृश्य काली रात अचानक प्रकट हो जाएगी। रात अदृश्य है, तुम क्या चाहते हो? अनहुआ के हाथ कांपते रहे और उसका दिल सदमे में था। हे, ये की अदृश्य शक्ति ने उसे थोड़ा डरा दिया। लिंग जियो अंधेरी रात में मेरा अदृश्य शिष्य है, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? हे अदृश्य वहीं खड़ा था, अनहुआ को उदासीनता से देख रहा था और ठंडी आवाज में बोला, उसके साथ कुछ भी बुरा करने की हिम्मत कौन करता है? हे अदृश्य, मुझे उसी जाति की दोस्ती की परवाह न करने के लिए दोष मत दो। हाँ, गलतफहमी, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। एनी एक्सिंग हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हुई, काली रात को देखा और अदृश्य रूप से कहा। दोनों बच्चे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बड़ा अनहुआ फीतियन के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए वह थोड़ा आवेगी था। स्पैरिंग। एनी एक्सिंग, आप डाक कबीले की नेता हैं, आप इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हैं?
एक फीतियन की साधना यिन यान क्षेत्र के शिखर पर और नरक के तीसरे स्तर पर है। लिंग जियाओ, यिन और यान क्षेत्र में नरक के दूसरे स्तर में एक चरम साधना स्तर है। उन दोनों की खेती में इतना बड़ा अंतर है, और आपने वास्तव में कहा कि वे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मैंने तुम्हें कबीले का नेता का पद इसलिए नहीं दिया कि तुम इतने बेशर्म बन जाओ। अदृश्य काली रात तेजी से चिल्लाई। जब ही वुक्सिंग ने बात की तो उसने एन येक्सिंग को कोई चेहरा भी नहीं दिया, जिससे स्वर बलिदान हॉल में हर कोई थोड़ा सहज हो गया। यहाँ कुछ लोग जानते थे कि अतीत में ये वुक्सिंग कितना शक्तिशाली था। हालांकि हाल के वर्षों में ये वुक्सिंग बेहद कम महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि उसने अपनी सभी मार्शल आर्ट खो दी हैं। लेकिन इस तथ्य से कि उसने अनहुआ बुजुर्ग को मुक्का मारा, ये देखा जा सकता है कि वह बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तुम कौन हो? मेरे पिता का तिरस्कार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि एनफीतियन के फेफड़े की लोब में छेद हो गया था, लेकिन वह आखिरकार एक यिनयान क्षेत्र का योद्धा था। हालांकि वह बहुत दर्द में था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। इस समय वह अचानक अहंकारी हो गया। वह हे वुक्सिंग पर चिल्लाया। चुप रहो! आन येक्सिंग अचानक उस पर चिल्लाया। पिता, पापा! एन येजिंग ने एनफीतियन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो चुप हो जाओ। क्या तुम अपने पिता की बातें भी नहीं सुनते? आपके चाचा वू जिंग अतीत में डाक कबीले के सबसे अच्छे गुरु थे और आपके पूर्ववर्ती भी। आप इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? उन्होंने यह बात तो कही, लेकिन उन्हें अपने दिल में पता था कि हालांकि इस थप्पड़ से उन्हें चोट लगी है, लेकिन इससे उनके बेटे की जान बच सकती है। एक समय था जब हे येजिंग वो बहुत क्रूर था। ठीक है एन येजिंग, हमें कुछ भी करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल एक ही बात कहनी है। लिंग जियो मार्शल आर्ट सीखने के लिए डाक कबीले में आया था। यदि वह नियम तोड़ता है तो आप उसे दंडित कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पता चले कि किसी ने उसे फंसाया है और बिना किसी कारण की परेशानी खड़ी की है, तो मैं हे येजिंग वो उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे आपके डाक कबीले के मामलों की परवाह नहीं है, लेकिन लिंग जियाओ मेरा शिष्य है, तुम्हें याद रखना चाहिए। ये कहकर वह काले धुएं के गुबार में बदल गया और सीधे गायब हो गया। वह बहुत सहजता से चला गया। वह सबके जवाब का इंतजार किए बिना ही चला गया। यह उसकी चतुराई है। उसने सारी समस्याएं डाक कबीले के लोगों पर डाल दी। कबीले के नेता, वह डाक नाइट इनविजिबल सिर्फ एक बुजुर्ग है। उसने स्वर बलिदान हॉल में ऐसा दृश्य बनाने की हिम्मत की। उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अनहुआ को डार्क नाइट इनविजिबल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो मैं डार्क नाइट इनविजिबल से निपटने का काम आप पर छोड़ता हूँ। मैं एल्डर डार्क नाइट की जीत की कामना करता हूँ। आन येजिंग क्रोधित थी। यह अंधेरी रात का अदृश्य इतना बेतुका कैसे हो सकता है? क्या आपको सचमुच लगता है कि वह डार्क नाइट इनविजिबल से बदला नहीं लेना चाहता है? वह डार्क कबीले का नेता है। इतने सारे लोगों के सामने अपमानित होने के कारण वह डार्क नाइट इनविजिबल को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके अलावा 4 बुजुर्गों में डार्क नाइट इनविजिबल और डार्क नाइट इनविजिबल हैं, जो दोनों डार्क नाइट इनविजिबल के भाई हैं। डार्क नाइट इनविजिबल से निपटने के लिए आप केवल गुप्त रूप से ही काम कर सकते हैं, खुले तौर पर नहीं। डार्क नाइट सिंह की बात सुनने के बाद अनहुआ उदास होकर बैठ गई और केवल लिंग जियो को क्रूरता से देखने लगी। हालांकि लिंग जियो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। यहाँ आओ, युवा कबीले के नेता को उसके घावों को ठीक करने के लिए ले जाओ। बाकी सभी लोग मेरे पीछे स्वर्ग की वेदी पर चलो। एन येक्सिंग ने लिंग जियो पर नजर डाली और फिर आदेश दिया। लिंग जियाओ, लिन यांग और किंग लुवान हुआ सभी के पीछे स्वर्ग की वेदी तक गए। हालांकि लिंग जियो का दिल उफनते समुद्र की तरह था और ये लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। यद्यपि उसे हे ये वू जिंग ने बचा लिया था, फिर भी वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। हे ये वू जिंग आज उसे बचा सकता है। कल के बारे में क्या? परसों क्या होगा? हे ये वू जिंग हर समय उसकी रक्षा नहीं कर सकता, और वह डाइनू, युआनजुन और शेनडियान का बार बार उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए फिलहाल उसे जल्दी करना होगा और यथाशीघ्र अपनी खेती में सुधार करना होगा। आन कबीले में नरक के 5वें स्तर की साधना वाले योद्धाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि नरक के 3रे और 4थे स्तर के प्रथम स्तर के योद्धा भी उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यद्यपि वह उसे मार तो नहीं सकता, पर वह भागता भी तो नहीं रह सकता, है न? इसके अलावा उसके पास अभी भी दोस्त हैं। अगर वह भाग गया तो लिन यांग और किंग लुवान हुआ का क्या होगा? ताकत,
ऊपरी 8 अमर पर्वत में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी होगी, अन्यथा देर सवेर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके अलावा अब जब उसने एनफाइटियन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है तो उसने एनहुआ और एनयेजिन को भी नाराज कर दिया है। अगर उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरों की सुरक्षा के साथ लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। लिन यांग, आपको 8 अमर पर्वत के बारे में अधिक जानना चाहिए। डाक कबीले की युवा पीढ़ी के बीच एनफाइटियन की ताकत कैसी है? लिंग जियो ने अचानक अपना सिर घुमाया और लिन यांग से पूछा। हे बॉस, आपने सही व्यक्ति से पूछा। जहां तक मुझे पता है डाक कबीले में 4 प्रतिभाशाली लोग हैं। यह एनफाइटियन अभी अंतिम स्थान पर है, अन्य 3 हैं अनजिन, अनमिंग और हे ये वुजुन। लिन यांग ने उत्साह से कहा। एक फीतियन अंतिम स्थान पर है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। एनफाइटियन की साधना नरक के तीसरे स्तर के पहले मोड़ के शिखर पर पहुंच गई थी और वह नरक के चौथे स्तर के पहले मोड़ से बस एक पत्थर फेंकने की दूरी पर था। लिंग जियाओ को यह भी महसूस हो रहा था कि एनफाइटियन टूटने वाला था। क्या वास्तव में इस आदमी से अधिक शक्तिशाली 3 प्राणी हैं? ये सही है, डार्क गोल्ड की खेती अब नरक की चौथी परत के पहले मोड़ के शिखर पर पहुंच गई है। डार्क नाइट वुजून और भी मजबूत है। उसकी साधना नरक की 5वीं परत के पहले मोड़ के शुरुआती चरण तक पहुंच गई है, लगभग डार्क कबीले के ऊपरी क्षेत्रों में कदम रख रही है और वह बहुत बुरा नहीं है। एनमिंग की साधना डार्क नाइट वुजून के बराबर है। उसे कुछ समय पहले ब्लैक स्नेक डेमन संप्रदाय में अध्ययन करने का अवसर मिला था। अनुमान है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा और वह अधिक मजबूत हो सकता है। ये डार्क विंग और डार्क नाइट वुजून मूल रूप से ऐसे प्राणी हैं जो बड़ों से आगे निकल गए हैं, लेकिन वे साधना के प्रति समर्पित हैं और शक्ति से ग्रस्त नहीं हैं, इसलिए उनके पास कोई पद नहीं है। लिन यान के शब्दों ने लिंगजियो को उदास कर दिया। यद्यपि ये तीनों प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके शत्रु तो नहीं होंगे, परंतु उसके विरोधी अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तीनों प्रतिभाशाली लोग प्रथम स्तर के योद्धा हैं। ऐसा लगता है कि जब वह ऊपरी 8 अमर पर्वत पर पहुंचेगा तो वह अधिक से अधिक प्रथम स्तर के योद्धाओं से मिलेगा। लिंग जियाओ को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। निचले 8 अमर पर्वत में उसकी साधना का स्तर पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन ऊपरी 8 अमर पर्वत में यह वास्तव में उतना अच्छा नहीं था। वह सबसे नीचे तो नहीं था, लेकिन ऊपरी 8 अमर पर्वतों के उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उसे केवल बेकार ही माना जा सकता था। बहुत अच्छा, ऐसा प्रतिद्वंद्वी होने से मेरे आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को और बढ़ावा मिलेगा। लिन यान के शब्दों से लिंग जियो की लड़ाकू भावना खत्म नहीं हुई, बल्कि और अधिक सशक्त हो गई। वह कदम दर कदम प्रयासों पर भरोसा करके पूर्व तियानफेंग शहर से आज तक पहुंचे हैं। अब वह लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें पता है, उसकी असली उम्र सिर्फ 18 साल है और संसार में प्रवेश करने और पुनर्जन्म के बाद की आयु और भी कम होती है। बच्चे, अब तुम डर गए हो। मैं तुम्हें एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुनाता हूँ। आनजिन और आनमिंग दोनों ही एनफाइटियन के भाई हैं। हालांकि वे सगे भाई नहीं हैं, वे केवल डार्क नाइट के नेता के दत्तक पुत्र हैं। लेकिन वे एनफाइटियन के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं। अगर उन्हें पता चले कि आपने एनफाइटियन को चाकू मारा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। जल्दी करो और मुझे अपने दत्तक पिता के रूप में पूजो, अन्यथा तुम मर जाओगे। ये लड़का, हे वू गुआन, पिछली प्रतियोगिता के बाद से लिंग जियो के प्रति अधिक जुनूनी हो गया है। वह हमेशा से चाहता था कि लिंग जियाओ उसका दत्तक पुत्र बने। मैंने कहा, यदि आप इसे नहीं पहचानते हैं तो आप इसे नहीं पहचानते हैं। हालांकि एनजिन और एनमिंग मजबूत हैं, मैं उस बूढ़ी चुड़ैल एनहुआ को भी गंभीरता से नहीं लेता। वे कुछ भी नहीं हैं। लिंग जियाओ को पोता होने का नाटक करना पसंद नहीं है, नहीं उसे पोता होने का नाटक करने की आदत है। ठीक है, मैं तुम्हें एक क्रूर बच्चा कहूंगा, लेकिन भविष्य में इसका पछतावा मत करना। ये वगुआंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, आज तुम भाग्यशाली हो। तुम डार्क ट्राइब के 3 प्रतिभाशाली लोगों से मिलने के लिए भाग्यशाली हो, जो अपने अपने परीक्षण करने के लिए बाहर थे। अन्यथा कितनी बार अदृश्य ही ये तुम्हें बचा पाता। बोलने के बाद उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और बाहर चले गए। कभी कभी उसे लगता है कि वह काफी सस्ता है। जितना अधिक अन्य लोग उसे अस्वीकार करते गए, उतना ही अधिक वह चाहता था कि यह बच्चा उसका दत्तक पुत्र बन जाए। इससे भी अधिक, लिंग जियो के प्रदर्शन ने वास्तव में उसे और अधिक पसंद किया। यद्यपि उसने अंधेरी रात को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी लिंग जियो को अपने दिल में कुछ दबाव महसूस हुआ। एक फीतियन से निपटना बहुत मुश्किल था,
उन 3 लोगों की तो बात ही छोड़िए। और उनका मानना था कि 8 प्रमुख परिवारों में समान प्रतिभाएं थीं। विशेष रूप से 3 प्रमुख परिवार, सैंड कबीले, स्नैक कबीले और स्वॉर्ड कबीले, जो डार्क कबीले के बराबर हैं। आप अपनी नाक से बता सकते हैं कि आपकी ताकत डार्क ट्राइब से कम नहीं है। बॉस, आपको बूढ़े लड़के ने जो कहा उसके बारे में बहुत अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। डार्क ट्राइब में प्रवेश करने के बाद विदेशी शिष्यों को भी कुछ बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। बेशक, यह एक अवसर और एक परीक्षा है। एक बार जब आप इसे पास कर लेंगे, तो ठीक वैसे ही जैसे जब हम 8 अमर पर्वत पर कदम रखते हैं, तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। आखिरकार, लिन यांग लिन परिवार का वंशज है। लिन परिवार के पास 8 अमर पर्वत में 8 अमर पर्वत के कई शिष्य हैं। वह बहुत सी ऐसी बातें जानता है जो लिंग जियो नहीं जानता, जो सामान्य है। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, चलो मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो मिलकर काम करते हैं। लिन यांग और किंगलुआनहुआ ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि उनके पास लिंग जियो की प्रतिभा नहीं है, लेकिन वे दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। वे बस जितना संभव हो सके लिंग जियो के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। इस समय लिंग जियो अचानक रुक गया, क्योंकि सामने से अचानक एक अत्यंत विचित्र आभा आई, जिससे उसके शरीर में स्थित 12 पशु देवताओं को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। और पुत्र देवता की मार्शल आत्मा ने एक अजीब शक्ति उत्सर्जित की, जो उसके सामने की शक्ति की प्रतिध्वनि प्रतीत हो रही थी। क्या ये डार्क ट्राइब की स्वर्ग की पूजा करने की वेदी है? लिंग जियाओ ने आगे देखा। स्वर्ग के लिए बलिदान का मंदिर वास्तव में स्वर्ग के लिए बलिदान का मंदिर है, जो आकाश को भेदता हुआ एक विशाल शिवालय की तरह खड़ा है। स्वर्ग के लिए बलिदान की वेदी दर्जनों मंजिल ऊंची है और सोने और विशेष धातुओं से घिरी हुई है। ये बहुत आलीशान लग रहा है, लेकिन ये कुंजी नहीं है। मुख्य बात की 12 पशु देवताओं की प्रतिध्वनि करने वाली शक्ति स्वर्ग की इस बलिदान वेदी से आती है। ये वास्तव में क्या है? हालांकि लिंग जियो को पता नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी चीज थी, और यह संभवतः जुवानवो महाद्वीप का एक खजाना था। स्वर्ग के लिए बलिदान की वेदी में कदम रखें, वह शक्ति अधिक स्पष्ट एवं सक्रिय हो जाती है। लिंग जियो को तो ये भी महसूस हुआ कि इस शक्ति के कारण उसे एक और सफलता मिली है। यद्यपि वह अभी प्रथम स्तरीय यिन यांग क्षेत्र और नरक के दूसरे स्तर के चरम साधना स्तर तक पहुंचा है, लेकिन इस दौरान मैंने कई महारथियों के साथ प्रतिस्पर्धा की और मेरी क्षमता लगातार बढ़ती रही। शरीर में छिपी हुई शक्ति भी उत्तेजित हो गई। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर खेती नहीं की है, लेकिन वास्तव में उसकी खेती अभी भी बेहतर हो रही है। इससे लिंग जियाओ को बहुत आराम मिला। उसने स्वर्ग की वेदी में खजाना पाने का रास्ता खोजने का निर्णय लिया, और उसने सोचा कि यह संभवतः डार्क ट्राइब का सबसे कीमती खजाना शैडो ब्लैक गॉड था। यद्यपि नाम बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस स्तर पर शैडो ब्लैक गॉड एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार के रूप में निश्चित रूप से लिंग जियो के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। इससे उनकी खेती में भी काफी सुधार हो सकता है, लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से वह इसकी लालसा करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वह अवसर की तलाश में है। जितना संभव हो सके शांत रहने की कोशिश करते हुए उन्होंने डार्क जनजाति के तत्वावधान में स्वर्ग के मंदिर में डार्क जनजाति के पूर्वजों की पूजा की। ये समारोह समाप्त माना जाता है। लिंग जियाओ के विचार वास्तव में बहुत सरल हैं। यदि अन कबीला उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है, तो वह निश्चित रूप से अन कबीले के साथ ईमानदारी से पेश आएगा और अन कबीले को 8 अमर पर्वत में सबसे मजबूत परिवार बना देगा। लेकिन अगर डार्क जनजाति उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, तो वह कुछ भी नहीं करेगा। यद्यपि वह कभी कभी चालाक हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत सरल और सीधा व्यक्ति है। जो भी उसके प्रति दयालु होगा, वह उसके प्रति दयालु होगा। जो कोई भी उसे धमकाएगा, उसे 100 गुना या 1000 गुना बदला दिया जाएगा। आधे घंटे की उथल पुथल के बाद अंततः समारोह समाप्त हो गया। एलिएक सिंह ने वहां उपस्थित डार्क जनजाति के 10 स्वामियों की ओर देखा और कहा, आप सभी दत्तक पुत्र को गोद लेने के योग्य हैं। अब इन तीनों लोगों ने अपने पूर्वजों की पूजा की है और वे डार्क जनजाति के हमारे वंशज बन गए हैं। लेकिन अगर वे डार्क ट्राइब में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अभी भी आप में से 10 लोगों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। चलो शुरू करते हैं। जो भी आपको पसंद हो, उसे अपना दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में स्वीकार कर लें, फिर वह सीधे आंतरिक कुल में प्रवेश करेगा। अंधेरी रात की शब्दावली समाप्त होने के बाद दृश्य पूरी तरह से शांत हो गया। वास्तव में कई लोगों ने लिंग जियो को पसंद किया, लेकिन लिंग जियो ने कुलपति इनहुआ को नाराज कर दिया और कुलपति इन्फितियान शाओ को घायल कर दिया।
ऐसा कौन है जिसके पास ऐसा रूप नहीं है और जो कबीले के नेता और बुजुर्गों का खुलेआम विरोध करने का साहस नहीं करता। जहां तक प्रकाश के बिना अंधेरी रात की बात है, हालांकि वह लिंगजियो को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता था, वह जानता था कि अभी समय नहीं था, और अगर उसने प्रस्ताव रखा तो उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, भाई। ये 3 हारने वाले भगवान के आभारी हो सकते हैं यदि वे हमारे डार्क ट्राइब के विदेशी बच्चे बन सकते हैं और वे इन ट्राइब के सदस्य बन सकते हैं। वह कैसे संभव है? बड़े अनहुआ ने ठंडी सांस ली। बस चूंकि तुम तीनों में से किसी को कोई पसंद नहीं करता, तो आज से तुम सब डार्क ट्राइब के विदेशी बच्चे हो। विदेशी नस्लों के बच्चों को कुछ काम करने की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। जब एन ये जिंग ने बात की तो उसकी आंखों में व्यंग्य झलक उठा। इन तीनों लोगों ने डाक कबीले में शामिल होने के बाद उसे अपमानित करने की हिम्मत की। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। हालांकि उसने इन 3 लोगों को नहीं मारा, फिर भी वह उन्हें कठिन समय दे सकता था। हे येवू जिंग ने कहा कि वह एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था, और वह सही था। अपने बेटे को चोट पहुंचाने के बाद वह कुछ कैसे नहीं कर सकता था। ठीक है, ये वेदी ऐसी जगह नहीं है जहां आप विदेशी बच्चों के रहने के योग्य हों। अब आप अपने घर वापस जा सकते हैं। कोई न कोई स्वाभाविक रूप से आपको काम और कामकाज सौंप देगा। एन ये जिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप तीनों को निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आंतरिक कबीले के स्वामी को अपने पिता और माता के रूप में पहचाने बिना आंतरिक कबीले के सदस्य बनना चाहते हैं। वास्तव में एक और तरीका भी है। कौन सी विधि? लिंगजियो पूछे बिना नहीं रह सका। आंतरिक कबीले का सदस्य बनना बेहतर होगा, लेकिन ये काम उसे अपने प्रयासों से करना होगा, दूसरों से चिपक कर नहीं। ये बहुत सरल है। जब तक आप शैडो ब्लैक गॉड की पहचान प्राप्त कर सकते हैं और शैडो ब्लैक गॉड में निहित मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का एक सेट सीख सकते हैं, ये पर्याप्त है। आन ये जिंग हंसा। जब उन्होंने ये कहा तो उनके आसपास के कई लोग हंसने लगे। लिंग जियाओ देख सकता था कि उन लोगों की मुस्कुराहट मजाक उड़ा रही थी। हे येवू गुआंग ने कहा, कबीले के नेता को 3 बच्चों को क्यों धमकाना पड़ता है? छाया काली लौकी हमारे अंधेरे कबीले का खजाना है। इसके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन है। भीतरी कुल के सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाहरी कुल का केवल एक बच्चा ही हर वर्ष यह अवसर प्राप्त कर सकता है। और आंतरिक कबीले के बच्चों में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन अभी तक इस पीढ़ी में केवल 2 प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने शैडो ब्लैक गॉड से मार्शल आर्ट या गुप्त तकनीकों को सही मायने में समझा है। ये वगुआंग ने आगे कहा, छाया काली लौकी से मार्शल आर्ट या गुप्त तकनीक सीखने वाले 2 प्रतिभाशाली लोगों में से एक एन मिंग है, जिसने Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का एक सेट प्राप्त किया है। यह मार्शल कौशल Z ग्रेड मार्शल आर्ट के शिखर स्तर के लगभग करीब है। इसे निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल कौशल कहा जा सकता है। दूसरा है हे वुजुन। इस बच्चे ने उच्च स्तरीय Z गुप्त तकनीकों का एक सेट प्राप्त किया है। यह उच्च स्तरीय Z गुप्त कलाओं में भी सबसे मजबूत है। भले ही वे एक ही उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट और उच्च स्तरीय गुप्त कलाएं हों, फिर भी उनमें 5 अंतर हैं: निम्न, साधारण, अच्छा, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट। एन मिंग और हे ये वुजुन को जो मिला वह Z की उच्च स्तरीय गुप्त तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ था। क्या ये हो सकता है कि कुलपिता सोचते हों कि इन 3 लोगों में से कौन उन 2 प्रतिभाशाली लोगों की तुलना कर सकता है? तुम्हें पता है, भले ही वह गहरा सोना हो, तुम छायादार काली लौकी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या लिंग जियाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है? क्या वह बहुत आश्वस्त नहीं है? क्या यह उसके लिए बहुत सरल बात नहीं है? एन एक्सिंग ने लिंग जियाओ को देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो? कबीले के नेता ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। लिंग जियो को निश्चित रूप से शैडो ब्लैक गॉड से संपर्क करने की योग्यता प्राप्त होगी, और साथ ही उसे मार्शल आर्ट या गुप्त तकनीकों को भी समझना होगा जो आंतरिक कबीले के 2 प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं हैं। इस तरह उकसाए जाने के बाद लिंग जियाओ अपना सिर कैसे झुका सकता था? इसके अलावा जीवन और मृत्यु की चुनौतियों में उनका आत्मविश्वास काफी मजबूत हो गया है। उन्होंने अमर पर्वत की इन प्रतिभाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। अब भी, हालांकि अंधेरे जनजाति में कई लोग हैं जो उससे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उनकी नज़र में केवल 4 वास्तविक समकालीन प्रतिद्वंद्वी हैं: एन फीटियन, एन जिन, एन मिंग और ये वुजुन। ये कितना अहंकारी स्वर है!
मुझे डर है कि मैं अंत में शैडो ब्लैक गॉड को छूने के भी योग्य नहीं रहूंगा। अनहुआ ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपको ये जानना होगा कि विदेशियों के पास हर साल केवल एक ही योग्यता होती है। ओह, वैसे इस योग्यता के लिए आधे महीने में प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें कोई विशेष प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि विदेशी जाति के सर्वोच्च रैंक वाले बच्चे का सीधे चयन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? आधे महीने में नंबर 1 विदेशी बन सकते हैं? क्यों नहीं? लिंग जियो ने अनहुआ को देखा और कहा, शायद आपने सभी औसत दर्जे के लोगों को देखा है और आपको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा लड़का, पागल बनो नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। अन्य जातियों के लोग आसानी से अपनी रैंकिंग नहीं छोड़ेंगे। डार्क ट्राइब की विदेशी जनजातियों में 8 अमर पर्वत से हजारों शिष्य हैं। आप तीनों अब सबसे नीचे हैं। अनहुआ ने उपहास किया, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़ू। लिंग जियो ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एन एक्सिंग और अन्य लोगों को हाथ झुकाया और लिन यांग और किंग अनहुआ के साथ चला गया। कबीले के नेता, आप लोगों को धमकाने में वाकई माहिर हैं। लिंग जियो अभी अभी डाक कबीले में शामिल हुआ है और फिर भी उसने शैडो ब्लैक गॉड से संपर्क करने की योग्यता प्राप्त करने की कोशिश की। सुमो, नंबर 1 विदेशी सहमत नहीं होगा। उस बच्चे को बहुत तकलीफ होगी। लिंग जियो को जाते हुए देखकर अनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप ऐसा नहीं कह सकती। ये बच्चा लिंग जियाओ हर चीज में अच्छा है, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा दिखावटी है। इस बार वह इतना भाग्यशाली था कि उसने फीतियन को फिर से चाकू मार दिया और वह शायद और भी अधिक आत्मसंतुष्ट था। अगर कोई उसे ठीक नहीं कर सकता तो वह शायद स्वर्ग जाएगा। एनी एक्सिंग के शब्द ऊंचे थे, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में ठंडक थी। अभी अभी परिवार के काले कुल के बच्चों, खास तौर पर विदेशी कुलों के बच्चों को पीट पीट कर मार डाला गया, आत्मविश्वास खोने की हद तक पीटा गया और मूल पहाड़ पर वापस लौटा दिया गया। यही हुआ। वह लिंग जियो को बहुत नापसंद करता था, इसलिए वह विदेशी जाति के कुछ लोगों की मदद से लिंग जियो की देखभाल करना चाहता था। अपने निवास पर वापस आकर लिंग जियो, लिन यांग और किंग अनहुआ से अलग हो गया। इसके बाद उनमें से प्रत्येक का अपना साधना जीवन होगा। हालांकि वे अक्सर एक साथ होंगे, लिंग जियो के लिए मुझे डर है कि अकेले अभ्यास करने के लिए अधिक समय होगा। केबिन को साफ करने के बाद मैंने पाया कि वातावरण वास्तव में काफी अच्छा था। हालांकि यह आंतरिक कबीले के अन्य आंगन जितना अच्छा नहीं था, फिर भी आसपास का दृश्य सुंदर था। इससे भी अधिक परेशानी की बात कि हमें घर का काम भी करना पड़ता है। लेकिन अब लिंग जियाओ उन चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। उसने केबिन के पास एक संरचना स्थापित की। ये तो उसकी लगभग आदत बन गई है। आखिरकार ये बेहतर है कि बाहरी लोगों को उन चीजों के बारे में न बताएं जिनका वह अभ्यास करना चाहता है, अन्यथा वह वास्तव में परेशानी में पड़ जाएगा। जैसे ही सजावट पूरी हुई, लिन यांग और किंग अनहुआ उसके पास आए। बॉस, मैंने सुना है कि जब तक परिवार का काला कबीला, यहाँ तक कि विदेशी जातियों के बच्चे भी Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का एक सेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि यह केवल निम्नतर है, यह Z ग्रेड मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट से बेहतर है। और यदि आप विदेशी जनजातियों का परीक्षण पूरा कर सकते हैं, तो प्राप्त उच्च स्तरीय Z मार्शल आर्ट अच्छी गुणवत्ता या यहाँ तक कि उत्कृष्ट गुणवत्ता बन जाएगी। वैसे भी इस चीज को छोड़ना मत। चलो जल्दी से डार्क ट्राइब के डार्क टॉवर पर चलते हैं। वहां तुम Z उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल प्राप्त कर सकते हो। लिन यांग ने एक ही सांस में बहुत सारे शब्द कह दिए, लेकिन लिंग जियाओ समझ गया कि उसका क्या मतलब था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो 8 अमर पर्वत पर कदम रखने का यही लाभ है। क्या आप सिर्फ निम्न श्रेणी के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट से इतने खुश हैं? आप जानते हैं, यदि आप आंतरिक कबीले के बच्चे हैं, तो आप सीधे अच्छी गुणवत्ता वाले Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उत्कृष्ट उत्पाद प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। पता नहीं कब लिंग जियाओ के केबिन के बाहर फिर से बिना रोशनी वाली अंधेरी रात आ गई। इस आदमी में वाकई एक भूत है। अब उसने जो भी शब्द कहे वे व्यंग्य से भरे थे, ताकि लिंग जियो को आंतरिक कबीले के बच्चों की अच्छाई का एहसास हो सके। याद दिलाने के लिए धन्यवाद एल्डर डार्क नाइट, लेकिन दुर्भाग्य से हम सिर्फ विदेशी जातियों के बच्चे हैं। हम अपने तरीकों से बेहतर मार्शल आर्ट सीखेंगे, लिंग जियाओ ने सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि डार्क नाइट वास्तव में कष्टप्रद है, फिर भी वह उसके प्रति दयालु है, इसलिए लिंग जियो डार्क नाइट के साथ सीधे तौर पर वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा वह डार्क फ्लावर के साथ करता है। लड़के, मुझे पता है कि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे,
लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुमने एनफाइटियन को चाकू मारा है, और वह लड़का 1 महीने में यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। उस समय तुम्हारे और उसके बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा। मेरी मदद के बिना तुम कभी भी उसके बराबर नहीं आ पाओगे। ये वगुआंग ने याद दिलाया, वह लड़का एनयक्सिंग का बच्चे है। उसने सर्वोत्तम तकनीकें और अनगिनत खजाने प्राप्त किए हैं। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं है। तुम उसके सामने लगभग एक भिखारी की तरह हो। यद्यपि लड़का शैडो ब्लैक गॉड से कुछ भी उपयोगी बात समझने में असफल रहा, फिर भी डार्क नाइट वॉक और डार्क फ्लावर दोनों उससे प्यार करते थे। इसलिए उनकी मार्शल आर्ट, शरीर कौशल और शरीर शोधन मार्शल आर्ट भी ज़ैद उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली हैं और मैं 4 प्रतिभाशाली लोगों में अंतिम स्थान पर हूँ। क्या आपको लगता है कि मुझे इस तरह के कचरे से डरने की जरूरत है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। एनये वगुआंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिंग जियो को न केवल एनफाइटियन से डर नहीं लगा, बल्कि उसने उस आदमी को और भी अधिक तिरस्कृत कर दिया। इतनी अच्छी परिस्थितियों के बावजूद केवल उस स्तर तक ही प्रशिक्षण देने से मुझे डर है कि सारा अच्छा प्रशिक्षण समय लड़कियों के पीछे भागने में बर्बाद हो जाएगा। बच्चे, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम बूढ़े आदमी की बातें नहीं सुनोगे तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये वगुआंग ने इतना कुछ सिर्फ लिंग जियो को डर और असहाय महसूस कराने के लिए कहा और फिर उससे मदद करने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा लकड़ी के टुकड़े जैसा होगा और उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। अंधेरी रात में व्यंग्य और कटाक्ष की परवाह किए बिना लिंग जियो, लिन यांग और किंगलुआन हुआ अंधेरी इमारत में आए। सख्ती से कहा जाए तो यह अंधेरी इमारत वास्तव में अंधेरे कबीले के अच्छे को पुरस्कृत करने और बुराई को दंडित करने वाले हॉल की एक शाखा है, लेकिन इसने सिर्फ अपना नाम बदल दिया है। इसमें न केवल मार्शल आर्ट के रहस्य हैं, बल्कि कुछ अन्य चीजें भी हैं। वर्तमान में इस अंधेरी इमारत का प्रभारी व्यक्ति ब्लैक नाइट बाउंडलेस है, अर्थात ब्लैक नाइट विदाउट लाइट और ब्लैक नाइट इनविजिबल का सबसे बड़ा भाई। लिंग जियो इस व्यक्ति को नहीं जानता है और उसने उसे कभी उकसाया नहीं है, इसलिए रिश्ते को सामान्य माना जाना चाहिए। लेकिन वह तो केवल मार्शल आर्ट के रहस्य जानने आया था और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। बेशक उनका स्वागत असीम अंधकार से नहीं हुआ। एक बुजुर्ग के रूप में उसके लिए सब कुछ अकेले करना स्वाभाविक रूप से असंभव है, विशेष रूप से उनमें से 3 लिंग जियो सिर्फ विदेशी जातियों के बच्चे हैं। उनके सामने खड़ा आदमी अंधेरी इमारत में एक उपयाचक था। लिंग जियाओ और अन्य लोगों से उनके उद्देश्य के बारे में पूछने के बाद उसने कहा, आप तीनों के पास 2 विकल्प हैं। एक तरीका कि उच्च स्तरीय ज़ैड मार्शल आर्ट के सेट से घटिया वस्तु को हटा दिया जाए। किसी भी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य विकल्प कि अन्य लोगों को एक कार्य पूरा करने में मदद करें और फिर ये तय करें कि कार्य की कठिनाई और कार्य के पूरा होने के आधार पर आपको किस स्तर की ज़ैड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट मिल सकती है। क्या होगा यदि मिशन पूरा न हो सका? लिन यांग ने पूछा। यदि मिशन पूरा नहीं किया जा सका तो आप ये बहुमूल्य अवसर खो देंगे और आप निम्न गुणवत्ता वाली ज़ैड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उपयाचक ने उत्तर दिया, तो फिर मैं इसे सीधे ले लूंगा। लिन यांग इस कार्य की कठिनाई को अच्छी तरह से जानता था और वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए कुछ भी न पाने के बजाय वह पहले निम्न स्तरीय ज़ैड मार्शल आर्ट का एक सेट प्राप्त कर सकता है और फिर बाद में जब उसकी ताकत में सुधार हो जाए तो उन्हें बदल सकता है। मैं एक मिशन पर जाना चाहता हूँ। क्या कोई शीर्ष मिशन है? लिंग जियो का मानना है कि चूंकि वह सीखना चाहता है, इसलिए उसे ज़ैड के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट बदलते समय बर्बाद करना दुख की बात है। बेशक, लेकिन क्या तुम सच में इसे लेना चाहते हो? मुझे डर है कि डार्क ट्राइब और तुम्हारे साथियों में से केवल एनमिंग और हे ये वुजुन ही मौत से बाल बाल बचकर अंतिम मिशन पूरा कर सकते हैं। उपयाचक ने ठंडे स्वर में पूछा। लिंग जियाओ ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि वह सबसे अच्छी तलवार नहीं लेना चाहेगा। वैसे भी उसके पास पहले से ही बैंगनी क्यू डोंगलाई तलवार थी। ये बैंगनी क्यू डोंगलाई तलवार एक उत्कृष्ट ज़ैड ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। थंडर तकनीक और लावा स्टॉर्म वर्तमान में उत्कृष्ट ज़ैड उच्च स्तरीय गुप्त तकनीकें हैं। यदि वह लावा कॉम्बैट बॉडी और थंडर कॉम्बैट बॉडी को उच्च स्तर तक अपग्रेड कर सकता है तो इन 2 गुप्त तकनीकों के स्तर में भी सुधार होगा। इसलिए घटिया उत्पाद उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ें। यदि आप असफल भी हो जाएं तो भी कोई बात नहीं।
मुझे यकीन है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मिशन ले लो। मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर तुम समय से 1 मिनट या 1 सेकंड भी आगे निकल गए तो मिशन असफल माना जाएगा। डीके ने मिशन कार्ड निकाला और लिंग जियाओ को दे दिया। फिर उसने किंग युआनहुआ की ओर देखा। किंग युआनहुआ ने भी मिशन लेने का फैसला किया, लेकिन उसने एक अच्छे स्तर का मिशन चुना जो लिंग जियाओ के मिशन से बहुत कम कठिन था। आखिरकार वह एक पुनर्जन्म योद्धा है, लिन यांग से अधिक अनुभवी है और लिन यांग की तुलना में कार्यों को पूरा करने में सफलता की संभावना अधिक है। यह विकल्प बहुत उचित है। कार्य स्वीकार करने के बाद तीनों पुनः अलग हो गए। लिन यांग अभ्यास करने के लिए वापस चले गए। किंग युआनहुआ और लिंग शियाओ अपने कार्य पूरा करने के लिए अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। ये पहली बार नहीं है जब लिंग जियो ने 8 अमर पर्वतों से बाहर कदम रखा है, लेकिन इस बार यात्रा की गई दूरी अधिक लंबी थी। मिशन मानचित्र का अनुसरण करते हुए वह 8 अमर काउंटी से सैकड़ों मील दूर एक रेगिस्तान में आ गया। इस विशाल रेगिस्तान में एक सराय है। लिंग जियो सराय में बैठकर आराम कर रहा था, मांस खा रहा था और शराब पी रहा था। यार, जब तक मैं तुमसे कुछ जानकारी मांगता हूँ तब तक ये आत्मा पत्थर अपने पास रखो। उन्होंने वेटर के लिए टिप के रूप में 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मेज पर रख दिए। इसे मत देखो। 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लिंग जियाओ के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इन 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग एक साधारण परिवार द्वारा लंबे समय तक किया जा सकता है। आखिरकार एक साधारण परिवार का मासिक जीवन यापन व्यय केवल 5 से 600 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक ही सीमित होता है। वेटर ने स्पिरिट स्टोन लिया और स्वाभाविक रूप से सम्मानपूर्वक कहा, युवा नायक, अगर आप कुछ जानते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या आपने कभी व्हाइट वुल्फ काउंटी के बारे में सुना है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये 4 शब्द सुनकर क्लर्क सचमुच कांप उठा और फिर अपनी आवाज धीमी करके बोला, युवा नायक, आप व्हाइट वुल्फ काउंटी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जाओ और काले भेड़ियों के सैनिकों को मार डालो। लिंग जियाओ ने इसे नहीं छिपाया। क्लर्क ने ठंडी सांस ली, लेकिन फिर भी कहा, व्हाइट वुल्फ काउंटी 3 साल पहले नष्ट हो गई थी। यह मूलतः 8 अमर काउंटी शहर से कम नहीं था, लेकिन 3 साल पहले ब्लैक वुल्फ सैनिकों का एक समूह कहीं से आया और रातों रात व्हाइट वुल्फ काउंटी के सभी निवासियों का कत्लेआम कर दिया। यहाँ तक कि व्हाइट वुल्फ काउंटी शहर के कई संप्रदाय भी गायब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि काले भेड़िया सैनिक मनुष्य नहीं हैं, बल्कि राक्षस हैं जो मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। अगर तुम सच में उस जगह जाने की योजना बना रहे हो, युवा नायक, तो मेरा सुझाव है कि तुम हार मान लो। ये निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं है और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजबूत नहीं हूँ? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह व्यक्ति हंसा और बोला, मुझे नहीं पता कि इस युवा नायक की ताकत क्या है, लेकिन व्हाइट वुल्फ काउंटी अब ब्लैक वुल्फ सैनिकों का घर है। ब्लैक वुल्फ सैनिकों का नेता जनरल ब्लैक वुल्फ एक योद्धा था जो यिन यांग क्षेत्र के अंतिम चरण और नरक के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। और कुछ लोगों के अनुसार जनरल ब्लैक वुल्फ का 8 अमर काउंटी में एक निश्चित बल से कुछ संबंध हो सकता है। बेशक यह महज एक अफवाह हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शक्तिशाली है। यिन यांग क्षेत्र में नरक के तीसरे स्तर के अंतिम चरण में वह एनफाइटियन से केवल थोड़ा ही कमजोर है। ऐसा लगता है कि वह मेरे लिए अभ्यास करने का सबसे अच्छा लक्ष्य है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराहट दिखाई। उनका प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं है जिसके साथ वह बिल्कुल नहीं लड़ सकते, जो उनके लिए अच्छी खबर है। वह अब अपनी साधना में सुधार करने के लिए उत्सुक है, इसलिए जनरल ब्लैक वुल्फ वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। जनरल ब्लैक वुल्फ जिक्सियन माउंटेन के माउंटेन मास्टर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन लिंग जियाओ ने जिक्सियन माउंटेन के माउंटेन मास्टर को हराने के लिए बटरफ्लाई गर्ल की शक्ति पर भरोसा किया। उसके लिए जीत वास्तव में पर्याप्त संतोषजनक नहीं थी, तो इस ब्लैक वुल्फ जनरल ने अपनी क्षमता से उसे हराने की योजना बनाई। तुम्हें पुरस्कृत करना। लिंग जियो ने उस आदमी पर एक और 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर फेंके, फिर सराय छोड़ दिया और बाइलैंग काउंटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया। ओह, एक और व्यक्ति जिसे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है। उसने अच्छे इरादों से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया, इनाम रख दिया और अपना काम जारी रखा। बेशक लिंग जियो को यह नहीं पता था कि उस आदमी ने पहले ही अपने भाग्य के बारे में फैसला कर लिया था। वह लगभग 1 घंटे तक रेगिस्तान में दौड़ता रहा और अंततः व्हाइट वुल्फ काउंटी के बाहर पहुंच गया।
व्हाइट वुल्फ काउंटी शहर का अधिकांश भाग रेगिस्तान से ढक गया है, लेकिन आप अभी भी शहर के द्वार के ऊपर एक विशाल सफेद भेड़िए की मूर्ति देख सकते हैं, जो बहुत राजसी लगती है। इसमें बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भी निहित है। शहर के बाहर ब्लैक वुल्फ सैनिकों का कोई निशान नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी ताजी आंख से ध्यान से झांकें, तो आप पाएंगे कि व्हाइट वुल्फ काउंटी में हर जगह ब्लैक वुल्फ सैनिकों की गुप्त प्रहरी हैं। लिंग जियो का मानना था कि अगर वह सीधे व्हाइट वुल्फ काउंटी में प्रवेश करता है, तो उसे तुरंत ब्लैक वुल्फ सैनिकों की गुप्त प्रहरी द्वारा खोज लिया जाएगा। लेकिन अब जब वह अकेले अभिनय कर रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से अतीत के उन मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग कर सकता है। उसका स्वरूप धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो गया। उसने अपने छाया कदम और छाया शरीर को सक्रिय किया और एक भूत की तरह व्हाइट वुल्फ काउंटी में तैर गया। इस बार का मिशन ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स का उन्मूलन करना है, और यह कार्य केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अगर वे आमने सामने लड़े, तो लिंग जियाओ को लगा कि जीतना असंभव है। अपनी ताकत के साथ वह शायद पीट पीट कर मर जाएगा, लेकिन इस तरह के मिशन को पूरा करने के लिए आपको पहले चोर को पकड़ना होगा और फिर राजा को पकड़ना होगा। जैसे ही वह उसमें चढ़ा, उसने देखा कि ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स का नेता वहां अभ्यास कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह नेता कितना उच्च स्तर का है, लेकिन वह बहुत मजबूत है। उसकी साधना साधारण तीसरे स्तर के नरक के शिखर तक पहुंच गई है, लेकिन वह रेगिस्तानी युमके से बहुत अधिक मजबूत है। शरीर से निकलने वाली भयावह जानलेवा आभा बच्चों को रोना बंद करवा सकती है। इस आदमी के शरीर पर काले बाल उग आए और उसका आकार काले भेड़िए जैसा होता गया। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स राक्षसों का एक समूह है। ये वास्तव में कोई अफवाह नहीं है। लिंग जियो ने चुपके से सोचा, और अचानक काले भेड़िया सैनिकों के नेता की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने वास्तव में हवा से एक पंजे के साथ लिंग जियो की स्थिति को पकड़ लिया। कौन है? बाहर निकलो। ये काला भेड़िया वास्तव में एक काला भेड़िया है। उसकी गंध की भावना इतनी संवेदनशील है कि लिंग जियो का शैडो स्टेप भी उसे पूरी तरह से धोखा नहीं दे सकता। जब वह बहुत करीब पहुंचा तो उसे इसका पता चला। उस आवाज में गहरी ठंडक थी। तीखे पंजे हवा से बाहर निकले और एक काला पंजा निशान छोड़ दिया। काला भेड़िया दिल और पंजे फाड़ देता है। इस मार्शल कौशल का नाम बेहद घटिया था, लेकिन लिंग जियाओ इसे कभी कम नहीं आंकेगा, क्योंकि इस काले भेड़िए का हृदय भेदी पंजा एक अच्छा Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल कौशल बन जाता है। ऐसा लगता है कि ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स की ताकत अनुचित नहीं है। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स का नेता जनरल ब्लैक वुल्फ नहीं होना चाहिए, लेकिन वे अच्छे Z ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की खेती करने में सक्षम हैं। अगर उनके पीछे उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं है, तो लिंग जियो इस पर विश्वास नहीं करेगा। भयानक भेड़िए के पंजे ने लिंग जियो को पूरी तरह से ढक लिया था और वे लिंग जियो को सीधे फाड़ देना चाहते थे। दुर्भाग्य से लिंग जियाओरेन ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और एक काली छाया शंकु हवा में उछलकर भेड़िए के पंजे से टकराए। इसने वास्तव में भेड़िए के पंजे को तुरंत नष्ट कर दिया। इस समय लिंग जियो 8 अमर पर्वत की मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और वह मुसीबत में पड़ जाएगा। लिंग जियो के इस कदम से काले भेड़िया सैनिकों के नेता को झटका लगा। उनका यह मूव वह स्टंट है जिसके लिए वे मशहूर हैं। एक ही मूव से विरोधी को मार डालने की बात तो दूर, इसका कुछ असर तो होना ही चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जब ये कदम उठाया गया तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब वह दूसरे पक्ष द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है तो वह भयभीत क्यों नहीं होता? महामहिम, आप कौन हैं? अब जब उसने देखा कि लिंग जियो कितना भयानक था, तो ब्लैक वुल्फ सैनिकों के नेता का रवैया तुरंत बदल गया। उसकी आवाज में भय का भाव था। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि आपका जनरल ब्लैक वुल्फ कहाँ है। इसके अलावा आपने वर्षों में जो खजाने एकत्र किए हैं, वे कहाँ छिपे हैं? लिंग जियाओ सीधे मुद्दे पर आ गया। जनरल ब्लैक वुल्फ को मारना मिशन का मूल है, और खजाना पाना उसकी अपनी इच्छा है। अब उसे आत्मिक पत्थरों और विभिन्न खजानों की आवश्यकता है, जितने वह चाहे। किसी के पास भी ये चीजें बहुत अधिक नहीं हो सकती। लिंग जियो ने एक बार जनरल ब्लैक वुल्फ के ठिकाने की खोज करने और खजाने की खोज करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस व्हाइट वुल्फ काउंटी शहर में किसी प्रकार का प्रतिबंध है, जो उसकी आत्मा शक्ति के प्रभाव को प्रभावित करता है और खोज सीमा को बहुत कम कर देता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं यह मजाक कहूँगा?
ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के नेता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी एक चाल को रोक दिया है, तुम जो चाहो कर सकते हो। ये व्हाइट वुल्फ काउंटी है और मेरे ब्लैक वुल्फ सैनिकों का घर है। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। तो आप अब ये बात नहीं कहना चाहते? लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। मैं न केवल तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा बल्कि तुम्हें मार भी डालूंगा। ये कहने के बाद लिंग जियो के पीछे अचानक एक भेड़िया आकृति प्रकट हुई। इस भेड़िए की छाया का आकार लगभग एक साधारण काले भेड़िए के समान है, लेकिन यह एक आभासी छाया है और यह भयानक घातकता प्रकट करती है। एक असली भेड़िए की तरह वह लिंग जियो के शरीर को फाड़ देना चाहता था। छोटी छोटी तरकीबें। लिंग जियो ने निश्चल होकर उपहास किया और एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट और बिजली अचानक उसके शरीर से निकली। भेड़िया छाया को टुकड़ों में उड़ा दे। ये स्वाभाविक रूप से गड़गड़ाहट और बिजली लड़ाकू शरीर का उपयोग करता है। दूसरा पक्ष मरने वाला था और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसका पर्दाफाश हुआ या नहीं। क्या आप 8 अमर पर्वत से लिंग जियाओ हैं? काले भेड़िया सैनिकों के नेता ने अचानक कहा। ओह, तुम सचमुच मुझे जानते हो। बेशक मैं जानता हूँ, तुम एक घमंडी और अज्ञानी लड़के हो। कोई तो तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद अपने दरवाजे पर आओगे। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के नेता ने उपहास किया। मेरी जान कौन चाहता है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी ही मर जाओगे और मृतकों को इतनी सारी बातें जानने की जरूरत नहीं होती है। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स का नेता जोर से हंसा, मानो उसे लगा हो कि उसने कोई खजाना उठा लिया है। जब तक मैं तुम्हें मार देता हूँ, मैं इस लानत वाले व्हाइट वुल्फ काउंटी को छोड़ सकता हूँ, इस लानत वाले अभिशाप से छुटकारा पा सकता हूँ और अपने स्थान पर लौट सकता हूँ। रहने की जगह। मुझे मारना चाहते हो? हाँ, मुझे डर है कि तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है। जब लिंग जियो बोल रहा था, उसने अचानक तलवार से वार कर दिया। तलवार की तकनीक तारों की रोशनी की तरह हवा को चीरती हुई शून्य में चमकती हुई चमक बिखेर रही थी, मानो कोई तारा गिर रहा हो। ये जहां भी गिरेगा वहां सब कुछ नष्ट कर देगा। उच्च स्तरीय दानव भेड़िया युद्ध शरीर। काले भेड़ियों के सैनिकों का नेता चिल्लाया और उसका शरीर अचानक बहुत बड़ा हो गया और उसके शरीर पर काले बाल भी लगभग 1 फुट लंबे हो गए। प्रत्येक बाल स्टील की सुई की तरह पतला और कठोर था। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी वेयरवुल्फ जैसा भयंकर था। यह उच्च स्तरीय दानव भेड़िया युद्ध शरीर भी एक बहुत शक्तिशाली युद्ध शरीर है, विशेषकर अत्यंत उच्च रक्षा। लेकिन दुर्भाग्य से लिंग जियो अब पहले जैसा नहीं रहा। जिक्सियन पर्वत के स्वामी के साथ युद्ध के बाद उसकी साधना का स्तर सुधर गया और उसकी सभी चालों की शक्ति में बहुत सुधार हुआ। ये तलवार आसानी से उन स्टील की सुइयों जैसे कठोर बालों को भेदती हुई काले भेड़िया सैनिकों के नेता के शरीर में जा घुसी। भारी तलवार ने एक भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति जारी की, जिससे ब्लैक वुल्फ सैनिक नेता हिलने में असमर्थ हो गया और केवल लिंग जियो को भय से देख सकता था। ये सिर्फ एक ही कदम था और उन्होंने Z ग्रेड इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट का उपयोग करके ब्लैक वुल्फ सोल्जर नेता को गंभीर चोटों के साथ आसानी से जीवित पकड़ लिया। ये लिंग जियाओ की महान प्रगति थी। अब तुम्हारा जीवन मेरे नियंत्रण में है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे बताना चाहते हो या नहीं, उसने हल्के ढंग से कहा। लेकिन वास्तव में भारी तलवार में शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति थी, जो ब्लैक वुल्फ सैनिक नेता के शरीर में भड़क उठी थी। प्रतिद्वंद्वी के अंगों और हड्डियों को नष्ट करना, जिससे प्रतिद्वंद्वी दुखी महसूस करे। ब्लैक वुल्फ सोल्जर लीडर के सिर पर सुई के आकार के काले बाल धीरे धीरे गायब हो गए और अपने मूल स्वरूप में लौट आए। वह एक अधेड़ उम्र का 30 वर्षीय व्यक्ति निकला। ये व्यक्ति अच्छी तरह जानता था कि उसका जीवन न केवल लिंग जियो के हाथों में था, बल्कि लिंग जियो उसकी साधना को भी नियंत्रित करता था। यदि वह उसे नष्ट करना चाहता था, तो उसे केवल यिन और यांग युवानली को धीरे से सक्रिय करने की आवश्यकता थी, और यह बहुत आसान हो जाएगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो। काले भेड़िए के सैनिकों का नेता अंततः दया की भीख मांगने लगा। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग अधिक सहनशील होते हैं और कुछ अधिक डरपोक। बहुत अच्छा, मेरे पहले सवाल का जवाब दो, तुम्हें मुझसे सौदा करने के लिए किसने कहा? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। रेत कबीले का सलिन, ब्लैक वुल्फ सैनिकों के नेता ने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, जनरल ब्लैक वुल्फ कहाँ है? जनरल ब्लैक वुल्फ व्हाइट वुल्फ काउंटी के खजाने में भूमिगत है। वहाँ एक गुप्त कमरा है जहाँ वह अभ्यास कर रहा है।
और आपको जिन खजानों की जरूरत है वे सब वहां मौजूद हैं। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के नेता को अब लिंग जियो द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देना होगा, बिना अस्पष्टता की हिम्मत किए, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। अच्छा, तुम मर सकते हो। लिंग जियो की भारी तलवार अचानक आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति के साथ फट गई। मुझे दोष मत दो, पिछले 2 सवालों के आपके उत्तर बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने पहले प्रश्न में झूठ बोला। तुम्हें पता था कि मुझे सलीन से परेशानी थी, इसलिए तुमने कहा कि उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के नेता को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो को उसका झूठ पता चल जाएगा, और वह डर के मारे मर गया। कोई जरूरत नहीं, अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें मर जाना चाहिए। लिंग जियो ने कोई दया नहीं दिखाए और काले भेड़िया सैनिकों के नेता का जीवन समाप्त कर दिया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में इस व्यक्ति के शरीर में एक राक्षसी कोर था। ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। ये काले भेड़िए सैनिक शायद सामान्य इंसान नहीं हैं। ये दानव कोर साधारण दानव जानवर क्रिस्टल कोर से अलग है। इस पर विशेष शिलालेख बहते हैं। वह सचमुच शापित है, लेकिन अभिशाप के बारे में क्या? अन्य लोग शापित दानव कोर का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए, लिंग जियो, ये कीमिया के लिए एक खजाना है। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही नरक के 3 स्तरों में से पहले स्तर को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। लिंग जियो खुश था। अब काले भेड़िए जनरल को खोजने की उत्सुकता नहीं रही। इसके बजाय वह सीधे उस काले जादुई पानी में बैठ गया, जहां काले भेड़ियों के सैनिकों का नेता अभी था। इस तरह का पानी ब्लैक वुल्फ सैनिकों द्वारा उनकी कड़ी मेहनत के लिए तैयार किया गया होगा, और केवल उच्च स्तरीय नेताओं को ही इसका उपयोग करने की अनुमति थी। लिंग जियो ने इसका फायदा उठाया। जादुई पानी में बैठकर वह अमृत बनाने लगा। शापित दानव कोर को एक अलग अमृत में परिष्कृत किया गया। ये दान का कोई ग्रेड नहीं है, इसका कोई निश्चित प्रभाव नहीं है। यह एक गोली है जो दानव कोर या विशेष सामग्रियों के साधना प्रभाव को बढ़ा सकती है, और इस विचित्र अमृत को खाना शापित राक्षस कोर को सीधे निगलने से अधिक प्रभावी है। उस क्षण अभिशाप की शक्ति तानाशाह मार्शल आत्मा द्वारा विघटित हो गई थी। जादुई पानी की शक्ति भी शाप की शक्ति द्वारा लगातार निकाली जाती है। लिंग जियो का शरीर बदलने लगा। कभी वह काले भेड़िए के रूप में बदल जाता, तो कभी फिर से सामान्य हो जाता। लगभग 1 घंटे तक दोहराया गया। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि वह अभी तक सफल नहीं हुआ था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि शक्ति का संचय 100% तक पहुंच गया था। सफलता के लिए केवल एक भयंकर युद्ध की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे जनरल ब्लैक वुल्फ के साथ लड़ाई करनी चाहिए। यदि आप युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो आपको अधिक लाभ मिल सकता है। पुनः छाया कदम और छाया शरीर का उपयोग करते हुए लिंग जियो उजाड़ व्हाइट वुल्फ काउंटी में डूब गया। जब तक वह ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के नेता जैसे मजबूत आदमी के करीब नहीं पहुंच जाता, तब तक लिंग जियो को पता चलने का डर नहीं होगा। ब्लैक वुल्फ सोल्जर्स के साधारण योद्धा उसे केवल हवा का झोंका ही मानते थे, भले ही वे उसे पास से गुजरते हुए देखते थे। कुछ ही देर बाद लिंग जियो व्हाइट वुल्फ काउंटी के खजाने पर पहुंच गया। रास्ते में कई जाल और फंदे थे, लेकिन चूंकि उसके पास ताइची आंखें थीं, इसलिए इन चीजों से उसे कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जैसे ही वह तिजोरी के बाहर पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक बुरी और शक्तिशाली शक्ति लगातार जमीन के नीचे से बाहर निकल रही थी। लिंग जियो को यकीन था कि जनरल ब्लैक वुल्फ वहीं नीचे होगा। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। इसी समय लोगों का एक और समूह बाइलान काउंटी के बाहर आया। इस समूह का नेता कोई और नहीं बल्कि शादियाओ है। बाकी सभी लोग सैन कबीले के योद्धा होने चाहिए। क्या खबर सही है? लिंग जियो व्हाइट वुल्फ काउंटी में प्रवेश कर गया है। रेत की मूर्ति ने सामने के शहर की ओर देखा जो लगभग रेगिस्तान से ढका हुआ था, और ठंडे स्वर में पूछा। जिस व्यक्ति से उसने पूछा वह कोई और नहीं बल्कि बाइयिन था, जो डाक जनजाति के विदेशियों में तीसरे स्थान पर था। बाइयिन की साधना का स्तर शादियाओ जितना अच्छा नहीं है। वह केवल नरक के तीसरे स्तर के शिखर पर है, पुनर्जन्म योद्धा नहीं है। जब उन्हें पता चला कि लिंग जियो छाया काली लौकी को समझने के अधिकार के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था, सैन कबीले के साथ मिलीभगत का विचार उसके मन में पहले से ही था। वह जानता था कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता। यद्यपि वह पहले ही 8 अमर पर्वत में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसकी साधना का स्तर केवल रेगिस्तानी बादल के स्तर पर था। वह पहले से ही 2 लोगों द्वारा उसे दबाए जाने से काफी परेशान था,
लेकिन अब जब लिंगजियो फिर से आ गया तो वह इसे कैसे सहन कर सकता था। इसलिए भले ही लिंगजियो बच जाए, उसे ब्लैक इमोर्टल माउंटेन पर वापस भेज दिया जाना चाहिए और वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। चिंता मत करो श्री शा दियाओ, इस मामले में आपके साथ आने के लिए मैंने अपना सिर कटवा लेने का जोखिम उठाया। अगर यह सही खबर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि मैं आने की हिम्मत कर सकता हूँ? बाइलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। आपको बाइलैंड काउंटी शहर के एकमात्र निकास द्वार की रक्षा करनी चाहिए और आपको लिंगजियो को भागने नहीं देना चाहिए। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो उसे समय रहते सूचित करने के लिए सोल लॉकिंग कार्ड का इस्तेमाल करो। ये युवा मास्टर इस बार उसे जरूर मार डालेगा। लिंग जियाओ के प्रति शा दियाओ की नफरत बहुत गहरी थी। यद्यपि उसने काले अमर पर्वत पर शपथ ली थी कि वह कभी भी लिंगजियो के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा करने पर उसकी मृत्यु बुरी तरह से होगी। लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता था कि लिंगजियो जीवित रहे। इस बार लिंगजियो बक्सियन पर्वत को छोड़कर बाइलैंड काउंटी शहर में आया, जो एक महान अवसर था। अभी कोई कदम मत उठाओ। लिंगजियाओ के बाहर आने के बाद कदम उठाने में बहुत देर नहीं होगी। शा दियाओ अब बहुत सतर्क हो गया है क्योंकि वह कई बार लिंगजियो को मारने में असफल रहा है। वह पहले बैलान काउंटी शहर में ब्लैक वुल्फ सैनिकों से नहीं लड़ेगा। हालांकि वे लोग उसकी नज़र में जिक्र के लायक भी नहीं हैं, लेकिन वह अभी भी अपनी ताकत बचाना चाहता है और लिंगजियो से पूरी ताकत से निपटना चाहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लिंगजियाओ इतने कम समय में कोई सफलता हासिल कर सकता है। अगर ऐसा है तो क्या वह एक असली राक्षस नहीं बन जाएगा? इस समय लिंगजियो तिजोरी के भूमिगत भाग में आ गया है। तिजोरी का भूमिगत गुप्त कमरा जाल से भरा है। हालांकि लिंगजियाओ, जिसके पास ताइची आए हैं, ने उनमें से किसी को भी नहीं छुआ और आसानी से नीचे तक पहुंच गया। यदि उसके समान साधना वाला कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह रास्ते में ही मर जाता, क्योंकि उन जालों और तंत्रों ने उसकी ताइची नेत्र कल्पना में बहुत ही भयानक शक्ति दिखाई थी। प्रत्येक प्रहार प्रथम स्तर यिन यान क्षेत्र और तीसरे स्तर नरक के साधना स्तर वाले योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकता है या मार भी सकता है। और लिंगजियो केवल प्रथम स्तर यिन यान क्षेत्र और दूसरे स्तर नरक के साधना स्तर के शिखर पर था। यदि वे वास्तव में आमने सामने लड़े तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। एक और संरचना थी, हालांकि उसमें पहले से ही कई खामियां थीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि उस संरचना को कैसे तोड़ा जाए तो आम लोगों को उसे तोड़ने में शायद 1 या 2 साल लग जाते। लिंगजियाओ अलग था, वह संरचनाओं को तोड़ने में अच्छे थे, जिससे उनके लिए ये काम बहुत आसान हो गया। भूमिगत गुप्त कमरे में प्रवेश करने के बाद 2 रास्ते थे, जिनमें से एक जनरल ब्लैक वुल्फ के प्रशिक्षण स्थल की ओर जाता था। दूसरा रास्ता खजाने वाली गुफा की ओर ले गया।